you guys are always open to ask your questions. Let's try to make these sessions more interactive as much as possible. आप भी मुझे जब भी आपका मन करे कोई भी क्वेश्चन आता है दिमाग में रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी आर कवरिंग, ठीक है, बाहर का भी आ सकता है। कई बार ऐसा बोलूंगा मैं आप लोगों को कि इट इज आउट ऑफ स्कोप, या फिर छोटा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे सकता हूँ, या फिर मैं ये बोलूंगा कि आने वाले टाइम में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। दैट इज अ सेपरेट सिनेरियो, बट यू आर ऑलवेज ओपन टू आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज आस्किंग क्वेश्चंस वुड रियली हेल्प यू अ लॉट। इनफैक्ट मेरे लिए ट्रेनिंग डिलीवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का क्वेश्चंस पूछना। सो एज मच एज यू आर गोइंग टू आस्क, you would learn more and more. The first thing is first, we are going to have a discussion around the topics that we are going to cover. तो उसके लिए क्या करने वाले हैं कि सिस्को की वेबसाइट को विजिट कराऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा वहां से भी आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू कैन डिस्कवर ऑन दी सिस्को's वेबसाइट, ठीक है। तो वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जस्ट अ सेक। तो cisco.com एवरीबॉडी नोज, ठीक है, सबको पता है कि सिस्को क्या है, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग हियर, राइट। आप लोग सिस्को की टेक्नोलॉजी स्टडी करें, बट ध्यान रखना राउटर और स्विच सिर्फ सिस्को नहीं बनाता। देयर आर मेनी अदर वेंडर्स आउट देयर इन द मार्केट, ठीक है। सच एज Juniper is there, then D-Link is there। D-Link के भी राउटर स्विचेस आते हैं जो अभी आपने देखे होंगे ना, अनमैनेज्ड स्विचेस कहीं कहीं पे लगे होते हैं D-Link वाले। So there are many others। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिस्को ही है, but Cisco is much popular। Almost 80% of the market is captured by the Cisco, and that's the reason that we always want to learn the Cisco technology, because after learning the Cisco technology, it becomes easier to manage the other vendor specific devices। तो इसीलिए भी हम Cisco सीखते हैं, Cisco टेक्नोलॉजी को सीखते हैं। बट आफ्टर ऑल मतलब मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि यू नो सिस्को इज नॉट द ओनली वेंडर, राइट। आपको बहुत सारी चीजें अलग से भी सीखनी पड़ेंगी, एंड एज यू मूव इनटू प्रोडक्शन, जब भी आप जॉब करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे देखोगे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के राउटर्स और स्विचेस भी देखने को मिलेंगे। कभी कभी ऐसे नाम भी आएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो ऐसा मेरे साथ अभी भी होता है। मतलब I have spent like almost 15 years into this industry now, almost 15 years, and I still find sometimes कि there are many vendors, और मैं पहली बार उन राउटर्स या स्विचेस पे काम कर रहा होता हूँ। वो पहली बार मैं सुन रहा होता हूँ। जैसे एक्सट्रीम आज तक आपने सुना नहीं होगा, राइट। एचपी के भी राउटर स्विचेस आते हैं, ध्यान रखना। जैसे एचपी के लैपटॉप्स आते हैं, सर्वर्स आते हैं, ऐसे ही उनके स्विचेस आते हैं। डेल के भी राउटर स्विचेस आते हैं। यू नेवर इमेजिन कि डेल के लैपटॉप तो आते हैं बट राउटर स्विच भी होते हैं, ठीक है, या डेल के सर्वर्स आते हैं बट उनके राउटर स्विचेस भी आते हैं। ऐसे एक्सट्रीम करके है, एक एक्सट्रीम के सर्वर्स भी आते हैं, राउटर स्विचेस भी आते हैं, ठीक है। जुनिपर इज ऑब्वियसली वन ऑफ द जायंट व्हेन इट कम्स टू द राउटर स्विचेस, फायरवॉल्स एंड ऑल दैट। ऐसे ही फायरवॉल्स की अगर आप बात करोगे, मतलब ठीक है अभी आपको पता है कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, तो मैं उस उतना तो डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि व्हाट इज राउटर या व्हाट इज स्विच, because I'm expecting कि you are already having some sort of knowledge around like what is router, what is switch, and what is firewall। तो ऑब्वियसली सिस्को इज नॉट द ओनली वेंडर। तो आप देखोगे कि सिस्को से तो आप स्टार्ट कर रहे हैं करियर, राइट, बट उसके बाद आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, आप डोमेन तो नहीं बोलूंगा, डोमेन यही रहेगा, नेटवर्किंग डोमेन, बट हो सकता है डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस पे आपको काम करने को मिले, राइट। और वो मिलेगा, 100% मिलेगा, बिकॉज आप हो सकता है यूरोपियन कस्टमर के साथ काम करें, हो सकता है आप यूएस बेस्ड कस्टमर के साथ काम करें, हो सकता है आप एशियन या फिर मिडिल ईस्ट, जो भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के कस्टमर्स के साथ आप काम करोगे। तो डिफरेंट रीजन्स में उनके अपने डिफरेंट इंटरेस्ट्स होते हैं, और वो उन डिफरेंट इंटरेस्ट के बेसिस पे वो वेंडर सेलेक्ट करते हैं। सिस्को मिलेगा, मैक्सिमम केसेस में सिस्को देखने को मिलने वाला है, बट दैट्स नॉट द ओनली वन वेंडर, ठीक है। बट फिलहाल एनआरसी में क्या कवर करने वाले वो देखिए, यहाँ पे मल्टीपल टैब्स होते हैं cisco.com पे, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप लर्न में जाएंगे, एक लर्न करके टैब है इनका, तो यहाँ पे आप जा सकते हो सर्टिफिकेशंस एंड एग्जाम्स में, जहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि सिस्को में आप कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे व्यू ऑल सर्टिफिकेशंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन कौन से ट्रैक्स या कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो। सिस्को में अगर आप देखोगे तो टोटल 4 लेवल की सर्टिफिकेशन होती है। यहाँ पे 4 लेवल्स के सर्टिफिकेट्स आप मतलब एग्जाम दे सकते हो। जैसे एक एंट्री लेवल एग्जाम होता है, एक एसोसिएट लेवल एग्जाम होता है, एक प्रोफेशनल होता है, और जो हाई एंड एग्जाम रहेगा या हाईएस्ट लेवल पे रहेगा दैट इज द एक्सपर्ट लेवल एग्जाम, ठीक है। फिर सिस्को में ही डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं। जैसे आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, यू आर फॉर एंटरप्राइज, या जिसको हम पहले क्या बोलते थे, राउटिंग एंड स्विचिंग, ठीक है। पहले हम इसको राउटिंग एंड स्विचिंग बोलते थे, अभी हम इसको क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज। तो ये ट्रैक आप या ये टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट।
तो इसके अलावा अगर आप देखोगे कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन को पहले हम बोलते थे वॉइस, वॉइस ओवर आईपी, इसको वॉइप, राइट। तो ये कोलैबोरेशन, इन्होंने इसको रीनेम करके कोलैबोरेशन कर दिया। तो इसमें पहले सीसीएनए भी होता था, सीसीएनए कोलैबोरेशन, सेम गोज विद डेटा सेंटर, पहले सीसीएनए डेटा सेंटर भी होता था, और सीसीएनए डिजाइन भी हुआ करता था पहले। सीसीएनए एंटरप्राइज वो तो खैर अभी भी है, बट सीसीएनए सिक्योरिटी भी हुआ करता था, और सीसीएनए सर्विस प्रोवाइडर भी हुआ करता था। बट रिसेंटली जो अभी चेंजेस किए हैं सिस्को ने, इसमें इन्होंने क्या किया कि एक कॉमन सीसीएनए रखा है। हाँ, डेवनेट के लिए अलग से रखा है सीसीएनए, बट अगर बाकी टेक्नोलॉजीज की बात करें, जैसे डेटा सेंटर, कोलैबोरेशन, या फिर डिजाइन, एंटरप्राइज, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर, उन सब के लिए कॉमन सीसीएनए रखा है। बट उसके बाद प्रोफेशनल लेवल जो सर्टिफिकेशन है वो सबके लिए अलग है, हर एक टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे सर्विस प्रोवाइडर का अलग है, सिक्योरिटी का अलग है, राइट। तो ये सारी चीजें आप जो करने वाले हो वो सीसीएनपी एंटरप्राइज करने वाले हो, इसी में आपका एनआरसी आता है। उसके बाद एक एक्सपर्ट सीसीआई भी आप कर सकते हो, ठीक है, एंटरप्राइज में कर सकते हो। एंटरप्राइज में सीसीआई लेवल पे दो एग्जाम होते हैं, एक एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें कि मेनली वायर्ड वाला नेटवर्क होता है, और एक वायरलेस होता है जिसमें मेनली फोकस किस पे रहेगा, वायरलेस के ऊपर, राइट। तो सीसीएनपी एंटरप्राइज की अगर आप बात करोगे तो इसमें देर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, ठीक है, सीसीएनपी एंटरप्राइज की अगर आप बात करते हैं। सो सीसीएनपी एंटरप्राइज में जो एक प्राइमरी एग्जाम होता है दैट इज कॉल्ड एनकोर एग्जाम, सबसे पहले आप ये देते हैं। एनकोर के बाद फिर आप यहाँ पे, एनकोर के बाद आप स्टेप नंबर 2, कोई एक कंसंट्रेशन एग्जाम आपको चूज करना होता है। तो आपको पहले एनकोर देना होगा, एनकोर के बाद कोई एक कंसंट्रेशन एग्जाम आप कीजिए, तो आप क्या बन जाते हैं, सीसीएनपी। कोई एक एग्जाम दे दीजिए जिसमें कि एनआरसी इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो एनकोर इज मैंडेटरी, ध्यान रखना, बिना एनकोर के आप सीसीएनपी बन ही नहीं सकते, भले ही आप ये एनआरसी, एसटी वैन, और ये जो डिजाइन वाला एग्जाम है, या फिर वायरलेस वाला नेटवर्क, वायरलेस वाला एग्जाम है, आप कोई भी दे दीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। आपको एनकोर देना ही होगा। सो स्टेप 1 इज ऑलवेज टू गेट द एनकोर सर्टिफिकेशन। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे एनआरसी निकालेंगे तो यू विल बिकम सीसीएनपी सर्टिफाइड। बट किसमें, एनआरसी में। सीसीएनपी एसटी वैन नहीं होंगे आप। सीसीएनपी एसटी वैन बनने के लिए फिर आपको एसटी वैन का एग्जाम देना होगा, या सीसीएनपी डिजाइन अगर आपको करना है तो आपको फिर डिजाइन का एग्जाम देना होगा, या एसडीए का करना है तो फिर ये ईएनएसएलडी जो है आपका, वो एग्जाम आपको देना होगा, जो कि लेन स्विचिंग बेसिकली, या लेन ऑटोमेशन आ जाता है जिसमें, ठीक है। तो आप जो करने वाले हैं दैट इज एनआरसी। मेरे साथ जो ट्रेनिंग है उसमें आप एनआरसी करने वाले हैं। आप एनआरसी पे क्लिक करोगे आप, तो यू विल गेट टू नो कि विच ऑल टॉपिक्स आर देयर, ठीक है। तो जो प्राइस है देखिए एनआरसी का, दैट इज $300 प्लस जीएसटी 18% इंडिया के हिसाब से, और 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। इंग्लिश में ही एग्जाम दोगे, जापानीज तो आपको मतलब ऑब्वियसली वो आप ऑप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रिव्यू एग्जाम टॉपिक्स, राइट। तो अगर आप टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे यू विल गेट टू नो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होंगे बिफोर टेकिंग दिस एग्जाम। तो अगर आप इफ यू आर रियली लुकिंग टू टेक ऑन दिस एग्जाम देन यू मस्ट कवर ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जिसमें कि आपका लेयर 3 टेक्नोलॉजी आ जाता है, जिसमें कि मेनली राउटिंग है आपका, जैसे ईआईसीआरपी, ओएसपीएफ, बीजीपी। अब बीजीपी कंप्लीट बीजीपी नहीं है, इसमें स्पेसिफिक एक कंटेंट है, वही आप कवर करने वाले हैं। सो कुछ चीजें छूट जाती हैं बीजेपी की सीसीआई लेवल के लिए, ठीक है। और मेनली यहाँ पे जो फोकस है देखिए इनका किस पे है, ट्रबल शूट पे। बट ट्रबल शूट तो तब करेंगे ना जब कॉन्फ़िगरेशन आती होगी। सो फर्स्ट यू विल हैव टू लर्न द कॉन्फ़िगरेशन एंड देन यू कैन ओनली परफॉर्म द ट्रबल शूटिंग। बट दैट्स ऑल अबाउट द लेयर 3 टेक्नोलॉजीज। तो इसमें सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं आपके, सभी मतलब ईआईसीआरपी, ओएसपीएफ एंड बीजीपी। अब ऐसा नहीं है, आईएसआईएस भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, बट आईएसआईएस इज नॉट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एनआरसी एग्जाम, ठीक है। तो इसलिए हम उसको यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा आप देखोगे नीचे यहाँ पे, तो ये तो लेयर 3 का हो गया। उसके बाद वीआरएफ आ जाता है इसमें, सॉरी वीपीएन टेक्नोलॉजी। वीपीएन टेक्नोलॉजी में एक तो एमपीएलएस आता है, और ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ क्या है, डिस्क्रिप्शन। सो यू डोंट कवर द कंप्लीट एमपीएलएस। कुछ एक दो लैब में कराऊंगा आप लोगों को, बट मेनली जो फोकस रहेगा वो थियरी पे रहेगा। सो यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एमपीएलएस। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ओवर द एमपीएलएस बिफोर टेकिंग दिस एग्जाम, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि ये चीजें समझने के लिए मुझे कुछ लैब्स परफॉर्म करनी होंगी तो वो मैं करूंगा, राइट। वीपीएन में ही एमपीएलएस के बाद आपका फिर डीएमवीपीएन है विद सिंगल हब। आइडियली वीपीएन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी का पार्ट है, और सीसीएनपी सिक्योरिटी में भी आता है डीएमवीपीएन, बट वहां पे डुअल हब आ जाता है, बिकॉज आपको रिडंडेंसी भी चाहिए होती है। सिंगल हब में आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहता है, बट दैट्स ओके। राउटिंग स्विचिंग में उतना सफिशियंट है। राउटिंग स्विचिंग मतलब एंटरप्राइज में, ठीक है। तो एंटरप्राइज में आप यहाँ पे डीएमवीपीएन, जो कि एक
एक तरीके से एक टनल बनता है दो रिमोट साइट्स के बीच में, एक सिक्योर कनेक्शन बनता है दो रिमोट साइट्स के बीच में, दैट्स व्हाट यू विल बी कवरिंग, ठीक है। और बेसिकली डीएमवीपीएन के ही डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे एमजीआरई या फिर एनएचआरपी, आईपीसेक, दीज ऑल आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डीएमवीपीएन। इन सबको मिला करके क्या बनता है, डीएमवीपीएन। फिर उसके बाद डीएमवीपीएन बनाने के बाद इसमें डायनामिक नेबरशिप भी आप करा सकते हैं, स्पॉक टू स्पॉक कम्युनिकेशन कैसे होगा वो आप समझोगे, राइट। सो दैट्स अबाउट दी वीपीएन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी आ जाता है, जिसमें कि मेनली आप ये देखते हो कि आप अपने डिवाइसेस का सिक्योर एक्सेस कैसे दोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आइडियली हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन में आपने देखा होगा जो लोग वर्किंग है, स्पेशली उन्होंने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कस्टमर्स हमारे स्मॉल कस्टमर्स होते हैं एंड दे डोंट वांट टू फोकस मोर ऑन द सिक्योरिटी। तो वो क्या करते हैं, हर एक राउटर स्विच पे ना एक कॉमन यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके और सभी इंजीनियर्स में वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो हुएवर कम्स इन, yeah, whoever wants to make any configuration changes onto devices, they will have to use their that common user id password. अब अगर किसी ने कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस पे की एंड दैट क्रिएटेड एन आउटेज फॉर द कस्टमर, ठीक है, आपने कोई मतलब किसी भी इंजीनियर ने कोई चेंज पुश किया और उसकी वजह से आउटेज आ गई नेटवर्क में। अब आउटेज आई तो मतलब बिजनेस लॉस हुआ, बिजनेस लॉस हुआ तो फिर तो उसका रूट कॉज एनालिसिस, आरसी जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन में, वो होना चाहिए। बट देन हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि कौन से इंजीनियर ने चेंज किया, कब किया? आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज एक कॉमन यूजर आईडी पासवर्ड है जो आपने सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो आप आइडेंटिफाई कर नहीं सकते। तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिपल ए होता है। फिर ट्रिपल ए में हम क्या करते हैं, टेकएक्स ट्रिपल ए सर्वर, जैसे सिस्को आइस, एक आइस करके एक इनका प्रोडक्ट आता है, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, तो उसको यूज कर सकते हैं। और जितनी भी डिवाइसेस हैं आप उस पे लोकल क्रेडेंशियल्स मत बनाइए, लोकल डेटाबेस मत बनाइए। आप क्या क्रिएट कीजिए, आइस आइस कॉन्फ़िगर कीजिए, आइस के साथ इंटीग्रेशन कीजिए डिवाइसेस का, और सबको अपना अपना यूजर आईडी पासवर्ड दीजिए। सो अब जब आप डिवाइस पे चेंज करेंगे तो अपने यूजर आईडी पासवर्ड से चेंज करेंगे, तो उसका लॉग जनरेट होगा, वो दिख जाएगा कि हाँ इस यूजर ने ये टाइम पे ये चेंज किया। सो उस केस में क्या होता है, आपको आरसी है जिसको हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस, वो परफॉर्म करने में आपको इजी रहता है। प्लस जब भी कोई यूजर आएगा जाएगा, मान लीजिए जॉब छोड़ के जा चुका है, तो उसका फिर यूजर आईडी डिलीट करना वो भी आसान रहेगा। अब अगर आप कॉमन यूजर आईडी पासवर्ड यूज करते हैं और लेट्स से समबडी लेफ्ट, तो उसके पास भी है ना वो कॉमन यूजर आईडी पासवर्ड, फिर उसके जाने के बाद अभी सभी डिवाइसेस पे पासवर्ड चेंज करने बैठोगे आप लोग, सो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, स्पेशली इन लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क्स। तो वो सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का भी एक सेक्शन डाला हुआ है, एंड दैट्स वेयर यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द ट्रिपल ए। अब ट्रिपल ए का जो यूज होता है वो डिवाइस सिक्योरिटी के लिए भी होता है, ये देखिए, ठीक है। और उसके अलावा एक स्विचिंग में आप करते हैं डॉट वन एक्स ऑथेंटिकेशन होता है पोर्ट सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिवाइस सिक्योरिटी की बात करेंगे। फिर एसीएल है, एसीएल जानते हैं आप लोग, सीसीएनए में किया था आपने, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड, उसके अलावा टाइम बेस्ड एसीएल्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब भी है, आया समझ में आप लोगों को? यस सर। ओके, तो इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो IPv6 का भी ACL है, ठीक है। यूआरपीएफ है, यूआरपीएफ पहले सिर्फ सिक्योरिटी में हुआ करता था, अब एनआरसी में भी डाल दिया इन्होंने। कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग पहले भी था, अभी भी है, बट पहले ये सिर्फ सीसीआईई में हुआ करता था, बट अब एनआरसी में भी डाल दिया है कंट्रोल प्लेन पॉलिसी। तो कंट्रोल प्लेन पॉलिसी में क्या होता है कि हम अपने कंट्रोल प्लेन मतलब मेन सीपीयू, जो हमारे राउटर का सीपीयू होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो ओवर यूटिलाइज्ड नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग होती है कि एक एक ना एक्सपेक्टेड डेटा फ्लो रेट होना चाहिए या डेटा ट्रांसमिशन रेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बोम्बार्डिंग की एक डिवाइस के ऊपर ट्रैफिक की, तो ऑब्वियसली उसका सीपी यूटिलाइजेशन हायर जाएगा, और उस केस में वो हो सकता है कि जो आपका लेजिट डेटा है उसको प्रोसेस ना कर पाए, उसको ड्रॉप करना स्टार्ट कर दे। तो वो सब कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग में रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका फर्स्ट हॉप सिक्योरिटी फीचर्स, जैसे IPv6 में एक आरए गार्ड होता है, डीएससीपी गार्ड होता है, बाइंडिंग टेबल होती है, एंडी इंस्पेक्शन, स्नूपिंग, सोर्स गार्ड, तो ये सब IPv6 में फर्स्ट हॉप सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। एंड लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली कि SSH कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टेलनेट कैसे करते हैं, HTTP कैसे इनेबल कराएंगे डिवाइसेस के ऊपर, SCP कैसे कराएंगे, FTP कैसे यूज करेंगे, एक SNMP प्रोटोकॉल होता है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। फिर यहाँ पे लॉगिंग क्या होती है, लोकल लॉगिंग क्या होती है, सिसलॉग क्या होता है, सिसलॉग सर्वर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, डीबग्स क्या होते हैं, कंडीशनल डीबगिंग क्या होती है,
राइट। फिर उसके बाद डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, डीएससीपी रिले एजेंट सीखोगे, राइट, और डीएससीपी ऑप्शंस का यूज सीखोगे, डीएससीपी क्लाइंट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सीखोगे, फिर आईपीएसएलए आ जाता है, एंड देन नेट फ्लो। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे एक छोटा सा सेशन रहेगा, एक छोटा सा पोर्शन है डीएनए सेंटर का। डीएनए सेंटर एक डिवाइस है सिस्को की, जिसकी हेल्प से हम अपने राउटर्स एंड स्विचेस को मैनेज करते हैं एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से। तो ये एक तरीके से कंट्रोलर है। डीएनए सेंटर इज काइंड ऑफ मैनेजमेंट सर्वर, या इसको आप क्या बोलेंगे, कंट्रोलर। तो उसकी हेल्प से आप अपने डिवाइसेस, दैट मींस राउटर्स एंड स्विचेस को मैनेज करेंगे। सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स। मतलब टोटल इस एनआरसी ट्रेनिंग को 4 मॉड्यूल्स में या 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो सेक्शन 1 का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 35%। उसमें सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं आपके, जैसे ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी एंड बीजीपी। उसके बाद जो वेटेज है सेक्शन 2 का, दैट इज 20%, 20%। एंड फाइनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है उसमें 25% का वेटेज है। तो ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो सीसी एनपी एनआरसी के अंदर, राइट। और आप सभी लोगों को मिल गया होगा, लैब गाइड मिल गई होगी आप लोगों को। उसके अलावा आपको नोट्स हैंडआउट्स वगैरह भी मिल गए होंगे। तो जो नोट्स हैंडआउट हैं आपके, वो थोड़ा बहुत देखिए चेंज हो सकता है। उसमें जो मेरे पास पीपीटीज रहेंगी वो डिफरेंट होंगी, जो नोट्स हैंडआउट रहेंगे वो हो सकता है कुछ स्लाइड्स का डिफरेंस आए, क्योंकि हम अपने स्लाइड्स को अपडेट कर रहे होते हैं। उतना फ्रिक्वेंटली आपकी जो हार्ड कॉपीज हैं वो अपडेट नहीं होती हैं। तो कुछ एक दो स्लाइड का ऊपर नीचे छोटा मोटा हो सकता है डिफरेंस। वैसे मैक्सिमम केसेस में 99.99% वो कॉमन ही रहने वाला है। बट इन केस अगर कुछ छोटा मोटा डिफरेंस लगे तो डोंट डोंट गेट पैनिक, ठीक है। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। समझ आया आप लोगों को ये? उसके अलावा अगर आपको कभी एग्जाम देना होगा ना यहाँ पे, तो आप एग्जाम भी दे सकते हो। और एग्जाम देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली राइट साइड में ना, यहाँ पे ये देखिए, जब आप सीसीएनपी एग्जाम ओपन करते हो तो राइट साइड में कहीं पे बुक योर एग्जाम करके आएगा। बुक योर एग्जाम पे जाएंगे, वहीं से आप बुक कर पाएंगे एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ये प्रॉक्टर मतलब ऑनलाइन ही प्रॉक्टर आता है, और आपसे वो आपके लैपटॉप का कैमरा ऑन कराएगा, और जो भी उसको चीजें करानी होती है वो कराएगा, एंड देन आप ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू, ऑलराइट। सो दैट्स दैट। अब आगे चलते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं हम अपना कंटेंट, राइट। तो उससे पहले मैं आपका एक छोटा सा बेसिक टेस्ट लूंगा सभी लोगों का, चाहे वो ऑनलाइन है और आप क्लासरूम में हैं। तो एक बेसिक टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक सवाल है आप सभी लोगों से, ठीक है। और आप लोग अपना पेन यूज कर सकते हो, नोटबुक यूज कर सकते हो कैलकुलेशंस के लिए। आई हैव ए स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है। एक पीसी है आपका, पीसी ए, एंड देन इट्स कनेक्टेड टू ए स्विच, एंड देन इट्स कनेक्टेड टू अनदर पीसी, राइट, पीसी बी। और ये 0/1 पोर्ट हो सकता है, 0/2 हो सकता है, बोथ आर इन सेम वीलन। तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट दिस स्विच। स्विच पे कोई ट्रबल शूट नहीं करना है आपको। होस्ट ए का आईपी एड्रेस लेट्स कंसीडर 10.1 डॉट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 12, राइट, स्लैश मैंने दे दिया इसको फॉर एग्जांपल 28। एंड होस्ट बी को मैंने आईपी एड्रेस दिया 10.1 डॉट, लेट्स से यहाँ पे दिया मैंने 17, एंड यहाँ पे स्लैश मैंने ले लिया लेट्स से 27। तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से पिंग कर पाएंगे? क्या होस्ट ए होस्ट बी को पिंग कर सकता है? मुझे सिर्फ ये पूछना है आप लोगों से, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है, और ये प्रीफिक्स लेंथ मतलब सबनेट मास्क, ये /28 को आप कन्वर्ट कर सकते हो डॉटेड डेसिमल्स में, सो दैट शुड नॉट बी एन इश्यू। मैंने आपको प्रीफिक्स लेंथ दिया है। तो ये आप लोगों का अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, क्या ये होस्ट ए एंड होस्ट बी कैन टॉक टू ईच अदर? कोई राउटर नहीं है, नथिंग, सिर्फ ये एक लेयर 2 स्विच है, और दोनों सेम वीलन में भी है। बोलिए। आई थिंक पिंग कर सकता है सर ये, क्योंकि स्विच पे लेयर 2 का डिवाइस है, तो वो मैक एड्रेस पे उसमें मैक टेबल पे ही काम करते हैं। मैक टेबल पे काम करेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता सर। कोई और बताइए। चलो ये 1 बाय 1 मैं आप लोगों से पूछूंगा। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये होस्ट ए बी को कम्युनिकेट करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपसे रीजन भी लूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि यस और नो में जवाब देना है आपको। इट्स नॉट, क्या बोलूं मैं, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो
अरे एग्जाम नहीं है ये कि आपको यस और नो में जवाब देना है. यू हैव टू गिव मी द एक्सप्लेनेशन. इफ यू से यस देन एक्सप्लेन मी व्हाई. इफ यू से नो अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन मी व्हाई. डिफरेंस ऑफ सबनेट मास्क, जो ये सबनेट मास्क मैंने डाला हुआ है. ओके, बट क्या आपको लगता है कि सबनेट मास्क डज रियली क्रिएट एनी डिफरेंस? मतलब आप जब पैकेट सेंड करते हैं, आप पैकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए. जब आप पैकेट सेंड करते हैं, क्या पैकेट में जो आईपी हेडर होता है उसमें क्या सबनेट मास्क लग करके जाता है? तो फिर ये क्यों बोला आपने? ऑनलाइन वालों, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, वन बाय वन. सबसे पहले नवीन आप बताइए मेरे को, क्या होस्ट ए बी से बात कर सकता है? नवीन सोनी, अनम्यूट कीजिए प्लीज. सर यस, मैंने अभी इसमें बताया था कि आई थिंक मैं गलत हूँ कि स्विच, क्योंकि देखिए, आप जब बात करते हैं मैक एड्रेस टेबल की, वो तो लेयर 2 पे हुआ ना सर. बट जी एट जी द एंड लेयर ऑफ टू द पे, डे जब आप डेटा सेंड करेंगे या कोई भी पीसी डेटा जी वो ट्रांसमिट आईपी, करेगा, वो बिल्कुल तो आईपी यूज करेगा ही ना. बिल्कुल, वैसे मॉडल को फॉलो करना ही होगा. अब ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तो आईपी एड्रेस नहीं लगाऊंगा. राइट. जी सो जी दैट्स नॉट गोना हैपन. नवीन, शशिकांत, लेट्स डिस्कस विद यू. शशिकांत, व्हाट डू यू से? क्या ये होस्ट ए बी से बात कर सकता है? हाँ सर, हो सकता है। मतलब सकता तो कुछ नहीं होता, देखिए टेक्नोलॉजी में या तो होगा या नहीं होगा. होगा तो उसके पीछे भी रीजन होता है, नहीं होता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है. होगा सर। तो बताइए क्यों होगा और कैसे होगा? यहाँ पे तो स्विच है ना सिर्फ कनेक्टेड। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आप लोगों के बेसिक्स थोड़ा सा वीक हैं. विक्रम, आप बताइए. सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई थिंक ये नहीं करेगा भी और डिफरेंट सबनेट की वजह से। देखिए, सबनेट मास्क का आप ये समझिए टेक्नोलॉजी, क्या सीरियसली ये सबनेट मास्क का कोई रोल है यहाँ पे? और है तो कहाँ तक है? क्या सामने वाली मशीन पे क्या सबनेट मास्क है? डज इट रियली मैटर? आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी. आई थिंक शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सबनेट एक ग्रुप ऑफ वो बनाता है आईपी का, एक तरह से ग्रुप कह लेंगे, जिसमें अलाउ होते हैं कि ये पीसी से पीसी की बात होंगे. जैसे आपने टॉपिक बोला ना कि हाँ सब आईपी भी मैटर करेगा, इन दैट केस नहीं होगा सर इसमें. जैसे 28 के अंदर एक प्रॉपर आईपी एड्रेस वेरी करेंगे, पर जिसमें मुझे कंफ्यूजन ये है क्योंकि दोनों का ही स्टार्टिंग जो है वो सेम ही है, 10.1.1, तो उसमें रेंज जो आ रही है वो ओवरलैप कर रही है उसमें. यहाँ कंफ्यूजन है सर, यहाँ होगा या नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि जो सीरीज है वो एक सेम ही है जो आईपी की है, तो उसमें ओवरलैप करेंगे जो आईपी एड्रेस उसमें वेरी करेंगे. देखिए, समझिए इसको, ठीक है. आसान है, कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और यही आपको सीसीएनए में बताया गया, बट यू जस्ट मिस्ड इट, ठीक है. होता क्या है, जब आप किसी मशीन को, किसी डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, फायरवॉल को, लेयर 3 स्विच को, राउटर को आईपी देते हैं किसी इंटरफेस के ऊपर, तो ये इंटरफेस ही होता है ना पीसी पे. जब आप इसको एक आईपी देते हो तो साथ में क्या डिफाइन करते हैं? सबनेट मास्क. इस सबनेट मास्क का जो रोल होता है वो हमेशा लोकल होता है. इसका दूसरे डिवाइस से कोई लेना देना नहीं होता. ये क्या करता है, ये सबनेट मास्क की हेल्प से इस होस्ट को समझ में आता है कि मेरा जो रेंज है, नेटवर्क रेंज, वो कहाँ से कहाँ तक है, राइट. तो ये लोकल अपना नेटवर्क आईडी एंड क्या निकालेगा? ब्रॉडकास्ट आईडी बाय द हेल्प ऑफ, अब इसका आईपी एड्रेस क्या है? .12, सबनेट मास्क क्या है? /28. तो ये रेंज निकाल लेगा इस सबनेट मास्क की हेल्प से अपनी. तो 10.1.0 से लेकर के रेंज कहाँ तक आएगी बताएंगे आप? 10.1.1.15 तक रेंज आएगी, क्योंकि 4 बिट्स लिया ना अपने होस्ट के लिए, तो 16 का ब्लॉक साइज रहेगा यहाँ पे फोर्थ ब्लॉक के अंदर. फोर्थ में चेंज होगा, तो 0 से 15 में ये 12 आ रहा है, फर्स्ट वाले ब्लॉक में ही ये 12 फॉल कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये इस पीसी का ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है, राइट. तो ये पीसी इस सबनेट मास्क की हेल्प से अपनी रेंज निकाल लेता है. निकाल लिया इसने अपनी रेंज, ठीक है.
अब ऐसे ही होस्ट बी पे जब आपने आईपी दिया और सबनेट मास्क दिया तो वो भी अपनी रेंज निकालेगा। अब इसकी जो रेंज आएगी होस्ट बी की, क्योंकि /27 लिया तो 5 बिट्स होस्ट के लिए आपने यूज किया। अब ये सबनेटिंग का, अब सबनेटिंग तो आती है ना, एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि यू आर अवेयर विद द सबनेटिंग, ठीक है। तो /27 का मतलब हो गया 5 बिट्स होस्ट के लिए आपने यूज किया, तो ब्लॉक साइज 32 का आएगा। तो 0 से 31 फर्स्ट ब्लॉक रहेगा एंड 17 इज फॉलोइंग विद इन दैट रेंज 0 to 31। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो 10.1.0 से लेकर के 10.1.1.31 के बीच में आएगी, ये रेंज रहेगी इसकी, राइट। तो अगर ये रेंज है 0 से लेकर के 31, ठीक है, तो निकल गई इसकी रेंज, निकाल लिया ना। अब जब आप यहां से पिंग करेंगे ना इस होस्ट से कि पिंग, ठीक है जी मैं करता हूं 10.1. क्या पिंग कराएंगे आप? 17, यही है ना सामने वाले का आईपी। तो जब आप 10.1.17 को पिंग करेंगे होस्ट ए से, तो आप ध्यान से देखिए क्या 10.1.17 इसकी अपनी रेंज में फॉल करता है? क्या होस्ट ए की रेंज में फॉल करता है .17? नहीं, इसकी रेंज में ही नहीं आता वो। तब इसको किसकी जरूरत होगी? डिफॉल्ट गेटवे की। बट डिफॉल्ट गेटवे तो है ही नहीं यहाँ पे कोई, मैंने पहले ही मना किया कि यहाँ पे कोई राउटर वगैरह इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अब क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे नहीं है और साथ में जो डेस्टिनेशन आईपी है वो मेरे रेंज में फॉल नहीं करता, तो इस केस में होस्ट ए कैन नॉट सेंड दिस डेटा टू होस्ट बी। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट बी इज नॉट फॉलोइंग इन इट्स रेंज। बट अगर आप होस्ट बी के परस्पेक्टिव से बात करेंगे, होस्ट बी की जो रेंज है दैट इज 10.1.0 से लेकर के 10.1.1.31 तक है। अब यहां से अगर आप पिंग कमांड दोगे, लेट्स से कि मैं पिंग करना चाहता हूं 10.1.1.17, राइट, यही पिंग करेंगे आप। तो इस केस में आप ऐसा समझ सकते हो कि होस्ट बी कैन गिव द डेटा टू 12, राइट, .12 को पिंग करेंगे ना आप, तो .12 इज पार्ट ऑफ दिस रेंज। तो बी ए को पैकेट सेंड कर सकता है, क्यों? बिकॉज जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो इसके अपने लोकल रेंज में आता है, लोकल नेटवर्क का पार्ट है। तो बी कैन सेंड पैकेट टू होस्ट ए, बट होस्ट ए विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड बैक। तो यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। समझ आया? क्लियर है ये आप लोगों को? ठीक है। अब एक्चुअली यहां तक जाएगा भी नहीं है, अगर देखा जाए ना, यहाँ पे इस स्टेप तक जाएगा भी नहीं है, डेटा जाएगा ही नहीं बी से ए पे। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक मतलब एक रीजन है, टेक्निकल रीजन से। मतलब अगर देखोगे आप खाली आईपी रेंज को तो जाना चाहिए उसको, बट जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डेटा सेंड करने से पहले क्या होता है? आरप रेजोल्यूशन, यही होता है ना सबसे पहले तो एआरपी रेजोल्यूशन के टाइम पे रिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि होस्ट बी को 10.1.12 का मैक एड्रेस चाहिए। तो जब ये आरप रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो जब इसको आरप रिक्वेस्ट मिली यहाँ पे वो किससे मिली? 10.1.17 से, जो कि इसके अपने सबनेट में है ही नहीं। तो एआरपी रिप्लाई दे नहीं पाएगा, एआरपी रिप्लाई दे नहीं पाएगा। तो ये डिफॉल्ट गेटवे को लुक करेगा जो है नहीं। तो एआरपी रेजोल्यूशन ही नहीं होगा। रेजोल्यूशन नहीं होगा तो मतलब डेटा तो जा ही नहीं सकता। बट मेरा पॉइंट ये है, अब समझ में आया कि सामने क्या सबनेट मास्क है, दैट डज नॉट रियली मैटर। अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करता हूँ। चेंज क्या करूंगा मैं यहाँ पे? मान लीजिए ये 17 इधर देख रहे हैं आप, होस्ट बी का जो आईपी एड्रेस है 17 की जगह पे जस्ट 7 कर दीजिए। अब आप क्या कर दीजिए? जस्ट 7, 10.1.7 कर दिया। सबनेट मास्क वही है अभी भी, तो रेंज तो यही रहेगी 0 से लेकर के 31 तक, राइट। अभी अगर आप देखोगे होस्ट ए जब 10.1.7 को पिंग करेगा तो ये देखेगा क्या 7 मेरी रेंज में आता है? क्या 10.1.7 मेरी रेंज में है? यस है। 0 से 15 के बीच में ही आता है, तो पैकेट जाएगा इधर। होस्ट भी देखेगा क्या .12 मेरी रेंज में है? हाँ है, तो पैकेट आएगा भी इधर। समझ आया? मैंने सिर्फ यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज किया 10.1.7, अब पिंग कर जाएगा। जबकि सबनेट मास्क तो अभी भी डिफरेंट है दोनों एंड्स पे। तो सामने क्या सबनेट मास्क है, दैट डज नॉट रियली मैटर। मैटर क्या करता है कि सामने वाला आईपी मेरी रेंज में आता है या नहीं आता, सिर्फ ये मैटर करता है। समझ आया नवीन? नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल आया सर, ये लॉजिकल था, मिस हो गया था ये, जी। बिल्कुल। शशिकांत? हाँ सर, समझ गए। थोड़ा वो ब्रशिंग नहीं किया ना सीसी ने का। विक्रम? हो जाएगा आ गया सर। हाँ, आसान था ना। अब यही चीजें आप सीसीएन में पढ़ के आए, ऐसा नहीं है कि यू डिडंट कवर दिस टॉपिक इन सीसीएन, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज योर स्किल्स। तो आपको यूटिलाइज करना भी सीखना पड़ेगा कि कैसे अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना है।
तो बेसिक्स फॉलो करने हैं आपको, बस एकदम बेसिक्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सबनेटिंग का प्रैक्टिस मैं अब आपको कराऊंगा। ये सबनेटिंग का ही एक क्वेश्चन था एक्चुअली, इसमें और कुछ नहीं था। दैट वाज ऑल अबाउट द सबनेटिंग। ठीक है, सबनेटिंग में अब आप लोगों को मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, एंड लेट्स से दैट इज 200.150.100.0/24, राइट। ये एक अवेलेबल रेंज है। क्या है ये? अवेलेबल सबनेट है, रेंज है। उसको आपको डिवाइड करना है, और सबसे पहले मान लीजिए एक नेटवर्क ए है, और उसमें आपके पास लेट्स से 60 आईपीस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आपको इसको एक सबनेट एलोकेट करना है। फिर एक डिपार्टमेंट बी है जिसको 30 आईपीस की रिक्वायरमेंट है। एक डिपार्टमेंट सी है जिसको 120 आईपीस की रिक्वायरमेंट है। एक डिपार्टमेंट डी है जिसको यहाँ पे जस्ट 6 आईपीस की रिक्वायरमेंट है। एंड देन फिर ई है जिसको कि यहाँ पे 12 आईपीस की रिक्वायरमेंट है। एंड देन एफ है, एफ को लेट से फिर से 5 आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू मेक श्योर कि इन सभी को एक डिफरेंट आईपी सबनेट एलोकेट करना है आपको। आपके पास एक मेजर सबनेट अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप इसका अवेलेबल आईपीस काउंट करेंगे तो लास्ट पूरा सबनेट है ना, लास्ट पूरा ब्लॉक है आपके पास। तो ब्लॉक कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेकर के, तो टोटल आपके पास 256 आईपीस अवेलेबल है। और आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो फुलफिल कीजिए आप। तो इसके हिसाब से आप सबनेटिंग करके दिखाइए मेरे को कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा आईपी सबनेट दोगे आप। करिए इसको जल्दी से, बिकॉज राउटिंग से पहले ये आना जरूरी है। मैं तो करा दूंगा राउटिंग, आपको राउटर पे आईपी देना है, राउटिंग इनेबल करनी है, हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑनलाइन सभी से पूछूंगा 1 बाय 1 करके, और जब हो जाए तो बता देना, ये कंप्लीट हो जाए आपका। ये हर्षा पाटिल आपने अभी ज्वाइन किया है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस सर। ये क्वेश्चन है आपके सामने। सर एक्चुअली मुझे लगा कि 5 से स्टार्ट हो रही है बैच, तो मैम ने मुझे अभी ज्वाइन किया। मैम बोल रहे थे आपको कोई क्लास करना, तो आप कोई ऑनलाइन प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन है सामने, एक अवेलेबल सबनेट है, सबनेटिंग का एक क्वेश्चन दिया मैंने, मैं बेसिक्स टेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के। तो ये सामने एक अवेलेबल रेंज है 200.150.100.0/24। उसके बाद आपको इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए आईपीस एलोकेट करने हैं, वो भी डिफरेंट सबनेट्स एलोकेट करने हैं। तो आपको सबनेटिंग करनी है, आपको एक लार्जर सबनेट को स्मॉलर सबनेट्स में, पीसीज में डिवाइड करना है। तो उसमें डिपार्टमेंट ए के लिए 60 आईपीस की रिक्वायरमेंट है, और डिपार्टमेंट बी के लिए 30 आईपीस की रिक्वायरमेंट है, सी के लिए 120, डी के लिए 6, ई के लिए 12, एफ के लिए 5। तो ये सबनेटिंग आपको, अब नवीन मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। ठीक है, यस सर, यस सर। तो आप बताइए सर, क्या रेंज आपने कौन से सबनेट को दी है? फॉर ए सर मैंने स्टार्ट किया 200, मैं सिर्फ लास्ट का बोल देता हूँ। डॉट 10 जो होगा वो तो नेटवर्क आईडी हो जाएगा, और 1 से लेकर 60 तक हम उसको वो देंगे। तो ये आप मुझे लास्ट आईपी दे दीजिए ना, 0 रेंज 1 to 60, 1 to 60। नहीं, रेंज पूरा नेटवर्क रेंज। 200.150.100.1 हाँ, से 1। लेकर, हाँ, हाँ 1 से लेकर 60 तक। और सबनेट मास्क क्या दिया आपने इसको? सर सबनेट मास्क उसका वही रहेगा जो उसका अभी हमने सबनेटिंग कहाँ से हो गई है? सर एक ऐसे मिनट तो सर, कोई मैंने भी दे देगा ना। ये तो अगर मैं मतलब किसी सॉरी अननोन से सर, भी पूछूंगा, वो भी दे देगा ऐसे, तो कि सर इसका फर्स्ट सबनेट 60 मार्क को होगा दे दीजिए, 26। नेक्स्ट 30 नहीं को, सर, नेक्स्ट। इसका हाँ, सबनेट मार्क होगा 26, अच्छा, क्योंकि इसमें 26। 60 रेंज आ रहे हैं, तो उसका 64 के उसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला। फिर इसका आएगा सर, क्योंकि उसके बाद दूसरा रहेगा, तो 62 से लेकर 93 तक इसमें आएगा, क्योंकि सबनेट इसमें मास्क। 30 इसका सबनेट मास्क आ जाएगा सर 27, फिर देन सी क्योंकि के इसमें लिए। 32 की रेंज रहेगी। हम्म, देन द सी विल बी 94 से लेकर, जस्ट सेकंड सर, एक आ गया,
94 से लेकर ठीक है, 215 तो मिस्टेक हो इसमें गई आपसे, चलो 120 आप, का रहेगा ठीक है, मिस्टेक हो गई आपसे 25 नवीन। एक का मिस्टेक हुआ सर मैं ऐसा सविन्या हेलो। जी बोलिए। यस सर, तो पहला रेंज है 60, मतलब 60 है तो वो /26 सबनेट आएगा कहाँ से और कहाँ जीरो तक से रेंज? 0 to 64 तक रहेगी /26 के। फिर और नेक्स्ट फिर नेक्स्ट 30 आईपी से तो /27 सबनेट रहेगा रेंज और उसकी रेंज 65 to 94 या 94 आई थिंक, यस 27 क्योंकि वो 30 है। सी सी का होगा 120 है तो /25 का सबमिट होगा रेंज और इसमें रेंज आई थिंक 120 है तो एक मिनट, हाँ 215 तक होगा क्योंकि 120 है तो 95 215 आई थिंक होगा 95 टू +120। नहीं, आपने भी सेम मिस्टेक की है। आप बोलिए शशिकांत। सर मैं पूरा नहीं अभी तक बना पाया, थोड़ा सर अब हो भी नहीं मिस्टेक हो पाएगा रहा अगर इतने टाइम में नहीं हुआ है तो भूल जाइए। विक्रम सर मेरा भी थोड़ा ही हुआ है, लेकिन ये फॉर ए इज फ्रॉम 0 to 63 और सबनेट मास्क 26 नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा 64 to 96 सबनेट मास्क इट्स 27 यहाँ पे एंड देन मेरा थोड़ा थर्ड कंफ्यूजन एंड 120 is 64 plus 92 सर यहाँ तक ही हुआ था, नेक्स्ट में भी कर ही रहा ऐसा हूँ। मत कीजिए सर। थोड़ा सा सर ठीक है, करना पड़ेगा। आप बताइए मेरे को योर गुड नेम। अच्छा ठीक है, आप बताइए टीना। $95 और ये स्लैश सबनेट मास्क और ये नेक्स्ट। बस ऐसा थोड़े ना होता है, इसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली। इट्स सो इजी, मतलब बोलते हैं ना, अरे मैंने क्या कर दिया ये। चलो मैं दोबारा बोलना एक बार। 150 क्या था अवेलेबल? किसी ने नोट किया था? बोलेगा कोई? सर जो अरे रेंज बताया था आपने हाँ, जो मैंने 200 क्वेश्चन दिया था दैट वाज 200 डॉट 150.100.0 0/24। एक सेकंड अवेलेबल था 200.150.100.0/24। ठीक है, ए के लिए रिक्वायरमेंट थी 60 आईपीस की, बी के लिए थी 30, सी के लिए थी 120, डी के लिए थी 14 कितना? 6 अच्छा 6 थी यहाँ पे। ओके 6 एक सेकंड रुकिए, 6 कर देता हूँ मैं इसको। 6 फिर ई के लिए कितना था? 12 12 और एफ के लिए कितना था? 5 5। 5 बस यही था ना? यस यस। ठीक है, सबसे पहला काम होता है आपका अवेलेबल रेंज निकालना, है ना? पहले वही निकालिए आप। तो जो अवेलेबल रेंज है आपकी, राइट, रेंज निकालिए पूरी। कोई मतलब आप रेंज निकालने के लिए सिंपल है, /24 है तो फर्स्ट 24 बिट्स इज फॉर नेटवर्क एंड लास्ट पूरा जो ऑक्टेट रहेगा वो किसके लिए? होस्ट के लिए। तो पूरा ब्लॉक है ना, और ब्लॉक की वैल्यू 0 से 255 जाएगी, राइट? तो ये जो रेंज आएगी आपकी वो आएगी 200.150.100.0 से लेकर के 200.150.100.255 तक, राइट? ये रेंज है आपकी। अब आपको 60 आईपीएस चाहिए, तो सबसे पहली बात होती है कि आप ऐसे ही स्टार्ट कीजिए। आइडियली लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले हाईएस्ट वैल्यू के लिए निकाल लिए, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, वगैरह वगैरह वगैरह। आई डोंट रियली बिलीव इनटू दैट थिंग। इसलिए बिलीव नहीं करता मैं, देयर इज ए टेक्निकल रीजन। आइडियली आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हाईएस्ट नंबर निकालोगे, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, यही करते हो ना आप?
वो भी कर सकते हो, वो भी निकल जाएगा। बट पॉइंट मेरा ये है, इफ यू आर वर्किंग फॉर ए सर्विस प्रोवाइडर, लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर ए सर्विस प्रोवाइडर, एक कस्टमर आया, उसने बोला मुझे 2 पब्लिक आईपी चाहिए, दूसरा आता है वो बोलेगा मेरे को 100 पब्लिक आईपी चाहिए, तीसरा आएगा वो बोलेगा मेरे को 1 पब्लिक आईपी चाहिए, फिर कोई आएगा वो बोलेगा मेरे को 8 पब्लिक आईपी चाहिए। तो क्या आप उसको बोलोगे नहीं नहीं सीक्वेंस में आओ, सबसे पहले वो कस्टमर आएगा जिसके पास सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी? क्या बोल सकते हो आप ऐसा? नहीं। सब कस्टमर का मन होगा, कोई नया सेटअप लगेगा तभी तो वो आपके पास आएगा। तो यू नेवर नो कि कब क्या रिक्वायरमेंट आएगी, इसलिए मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता कि यू नो आई डोंट रियली फॉलो दैट मैकेनिज्म की जिसमें सबसे पहले आप हाईएस्ट जो रिक्वायरमेंट होगी पहले उसको फुलफिल करेंगे। नो, आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। ठीक है, आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ए से स्टार्ट हो जाइए, ऊपर से स्टार्ट हो जाइए, जैसी रिक्वायरमेंट है उसको एलोकेट करते हुए चलिए आप। ठीक है, जैसे 60 आईपीस के लिए आपको पता है कि हाउ मेनी होस्ट बिट्स विल बी सफिशिएंट, कितने चाहिए आपको? मिनिमम 6 चाहिए होस्ट बिट्स। कितना चाहिए? 6 तो चाहिए ना, 6 में काम चल जाएगा, 7 में ज्यादा मिल रहे हैं आपको, तो वेस्टेज क्यों करनी है हमें? वेस्टेज नहीं करनी ना, वेस्टेज को रोकना है, और शॉर्ट भी नहीं रखना है। शॉर्ट भी नहीं रखना है तो 5 बिट्स रखोगे तो 32 का ब्लॉक साइज आएगा, उसमें फुलफिल नहीं होगी रिक्वायरमेंट। 7 में वेस्टेज ज्यादा है तो क्या लोगे? 6 ही बेस्ट है ना आपके लिए, तो 6 होस्ट बिट्स लोगे आप। अब जब आप 6 होस्ट बिट्स लोगे यू नो तो ब्लॉक साइज आएगा 64 का। तो फर्स्ट ब्लॉक कहां से कहां तक जाएगा बताएंगे आप? फर्स्ट ब्लॉक अगर 64 का ब्लॉक साइज है 0 से लेकर के 63, क्या ये अवेलेबल है आपका? क्या अभी तक आपने इसको यूज किया? क्या आपने किसी को एलोकेट किया ये आईपीस? ये आईपीस जो अवेलेबल रेंज है उसमें से क्या ये किसी को एलोकेट किया अभी तक? नहीं। अवेलेबल है ना ये ब्लॉक, तो आप ये पूरा ब्लॉक उठाएंगे और ये इसको दे देंगे 0 से 63, और स्लैश किया जाएगा आपका 26, क्योंकि 6 बिट्स किसके लिए रखी है आपने? होस्ट के लिए, राइट? तो ऑब्वियसली स्लैश 26 ही रहने वाला है ये। क्लियर है यहां तक? बोलिए सभी को। यस यस। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट है 30 आईपीएस की रिक्वायरमेंट है। 30 आईपीएस के लिए हाउ मेनी होस्ट बिट्स वुड बी सफिशिएंट? 5। 4 में काम नहीं चलेगा क्योंकि ब्लॉक साइज 16 आएगा, लेकिन 5 बिट्स लोगे तो 2 रेज टू द पावर 5 32 आ जाएगा। -2 करोगे कि फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी यूज नहीं करेंगे तो भी यू स्टिल हैव 30 आईपीस, राइट? तो 30 आईपीस के लिए 5 होस्ट बिट्स चाहिए आपको। 5 होस्ट बिट्स चाहिए तो ब्लॉक साइज क्या आएगा? बोलिए ब्लॉक साइज क्या आएगा 5 बिट्स में, 5 होस्ट बिट्स के साथ में? 2 रेज टू द पावर 5 कितना होगा? 32। तो ब्लॉक 32। साइज क्या हो गया? 32। ब्लॉक हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो फर्स्ट ब्लॉक कहां से जाएगा सर? 0 से कहां तक? 31 तक। क्या यूज कर सकते हो? क्या 0 से 31 यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यूज हो चुका है वो। नेक्स्ट ब्लॉक कहां से कहां तक जाएगा? 32 से 63। क्या इसको यूज कर सकते हैं? नहीं, ये भी ऑलरेडी यूज में है। नेक्स्ट जाएगा 64 से, बोलिए 95, यही ब्लॉक जाएगा ना? 64 से 95 अवेलेबल है? क्या ये आईपीस आपने किसी और को एलोकेट की है? क्या ओवरलैप कर रहे हैं आईपीस? नहीं। तो आप क्या करेंगे? 64 से लेकर के 95 तक, ये लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। फर्स्ट 3 ऑक्टेट तो कॉमन ही रहेंगे ना, ये लास्ट ऑक्टेट में चेंज होगा। तो लास्ट ऑक्टेट में 64 से 95 और स्लाइस क्या कर देंगे आप यहाँ पे इस बार 27। 5 होस्ट बिट्स लिए थे आपने। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बताएंगे आप? 120 आईपीस। 120 आईपीस के लिए हाउ मेनी होस्ट बिट्स विल बी सफिशिएंट? 7। 6 में काम नहीं चलेगा, 7 लेना पड़ेगा। 8 भी ले सकते हो बट 8 में तो फिर वेस्टेज ज्यादा होगी ना, तो 7 लेंगे आप। 7 में ब्लॉक साइज क्या आएगा? 128। तो फर्स्ट ब्लॉक हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जब आपका मन करेगा जहां से मन करेगा आप स्टार्ट कर सकते हो ब्लॉक को, वैसा नहीं होता। आपको ब्लॉक साइज के रूल को, जो ये ब्लॉक में हमेशा 0 से स्टार्ट कर रहा हूं ना, वो रूल नहीं भूलना है कभी भी। तो फर्स्ट ब्लॉक जाएगा 0 से लेकर के 127। क्या आप इसको यूज कर सकते हैं? 0 से 127 नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें से ऑलरेडी आईपीस ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब भी आपका ब्लॉक ओवरलैप होगा तो आपको वो पूरा ब्लॉक छोड़ के जाना होगा, नेक्स्ट ब्लॉक में पूरा छोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है? 128 से 255 जाएगा, तो ये तो कंप्लीटली अवेलेबल है ना। तो आप उठा करके ये 128 से 255/20 क्या आ जाएगा? 5, इसको दे दीजिए। दे दिया। अब नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो कितने आईपीस की रिक्वायरमेंट है आपको? 6 आईपीस। हाउ मेनी होस्ट बिट्स वुड बी सफिशिएंट? Only 3. 3 bits are sufficient because block size would be of 8. तो 8 - 2 तो भी 6 बचता है आपका। अगर 3 बिट्स होस्ट के लिए लेंगे आप तो ब्लॉक साइज आएगा आपका 8। तो फर्स्ट ब्लॉक कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 7, वो ऑलरेडी यूज में है। फिर 8 to 15 वो भी ऑलरेडी यूज में है। फिर 16 से 23 वो भी यूज में है। फिर 24 से 31 वो भी यूज में है। ऐसे निकालते जाइए आप।
तो अगर आप देखोगे एक ऐसे आप मल्टीपल्स कर सकते हो ना, मतलब मैथमेटिक्स आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। अब इस केस में आपका 8 का ब्लॉक साइज है, तो 8 के मल्टीपल्स में आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपने 95 तक यूज किया हुआ है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो 12th ब्लॉक जो होगा, क्योंकि 12 इंटू 8 इज 96, राइट। 12 इंटू 8 इज 96, तो जो 12th ब्लॉक होगा ऐसे निकालते जाइए आप। ये फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, थर्ड, ऐसे जो 12th होगा ना वो स्टार्ट होगा कहां से, 96 से, और कहां तक जाएगा बोलिए, 103। 103 तक। और ये ब्लॉक अवेलेबल है, क्या आपने किसी को ये ब्लॉक एलोकेट किया? अरे निकालते जाइए ना, 24 से 31 हो गया, पूरा टाइप कराना है मुझसे करा लो, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप निकाल लीजिए ये पूरा 0 से 7 कहां तक टाइप किया मैंने अभी तक, 24 से 31, फिर 32 से कहां तक जाएगा, 39 तक, फिर 40 से 47, फिर 48 से बोलिए 55, फिर 56 से 63, फिर 64 से 71, राइट। 71 होगा ना, 72 से 79, 80 से 87, then 88 से 95, and then 96 से 103। 103। ये यूज में नहीं है, बाकी तो सभी यूज में है ना ऑलरेडी, अरे बाकी तो यूज हो चुके हैं, बट 96 से 103 ये ब्लॉक आपने किसी को नहीं दिया, और ये ओवरलैप भी नहीं कर रहा है किसी के साथ, राइट। तो 96 से 103 आप इसको दे दीजिए, स्लैश क्या कर देंगे आप बोलिए, 3 बिट्स लिया था ना आपने, स्लैश 29। अब 12 आईपीएस की रिक्वायरमेंट है आपको, कितना आईपीएस की रिक्वायरमेंट है, 12। तो 12 के लिए कितना होस्ट बिट सफिशिएंट रहेगा बताएंगे आप, 4। 3 में 3 तो कम रह जाएगा ना, 3 में तो 8 आएगा, 2⁴ लोगे, 16 माइनस 2 करोगे तो भी 14 बचता है, तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी ना 12 वाली। तो कितने होस्ट बिट्स रहेंगे बोलिए, यहाँ पे 4 होस्ट बिट्स आपको चाहिए, तो ब्लॉक साइज क्या आएगा, 16। तो पहला ब्लॉक 0 से 15, फिर 16 से 31, फिर 32 से बोलिए 47, 48 से 63, 64 से 79, 80 से 95, 96 से कहां तक जाएगा ये बोलिए, 102। नहीं 102 कैसे हो जाएगा, इसमें 15 ऐड कर लीजिए तो 111 आ जाएगा ना, 111। राइट। और 111 फिर 112 से कहां तक जाएगा ये, 127 तक, यही जाएगा ना। तो ये जो 112 से 127 है, क्या कहीं पे एलोकेट किया आपने, क्या ये ओवरलैप कर रहा है किसी के साथ, नहीं। तो 112 से लेकर के 127 स्लैश क्या हो जाएगा इस केस में, 28, इसको दे दीजिए आप, ठीक है। अब कितने आईपीस हैं, 5। तो 5 के केस में आप देख लीजिए, जो स्लैश 29 था ना, ये कहां से कहां तक दिया हुआ है, 96 से 103, आगे क्या है फिर आपका 104 से लेकर के 111। तो 104 से 111 वाला जो ब्लॉक है, ये सेम ही बिट चाहिए ना, यहाँ पे 3 बिट चाहिए, यहाँ पे भी 3 बिट चाहिए, ठीक है। तो 111 स्लैश क्या आ जाएगा यहाँ पे 29, वो ब्लॉक खाली था ना आपका, तो इस तरीके से आप एलोकेट करेंगे। ये तरीका होता है सबनेटिंग का, और आसान है ना, कोई बाइनरी नहीं चाहिए आपको, खाली क्या करना है, सबसे पहले अवेलेबल रेंज निकालिए, और फिर बस आपको ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी होस्ट बिट्स आर रिक्वायर्ड, उसके लिए ब्लॉक सेट कीजिए, देखिए ब्लॉक अवेलेबल है कि नहीं है, ब्लॉक अवेलेबल है तो एलोकेट कर दीजिए, नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉक में चले जाइए। सिंपल रूल है, अगर ब्लॉक ओवरलैप हो रहा है तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जाइए आप। फ्री है, कंप्लीटली फ्री होना चाहिए ब्लॉक, तो ही आप उसको यूज कर सकते हैं। नवीन आया समझ के नहीं आया? बिल्कुल आया सर, और जो लॉजिक था ना, जो बड़े से छोटा वो भी दिख रहा है यहाँ पे कि 25, 26 जो सेकंड हाईएस्ट है, फिर 27 जो थर्ड हाईएस्ट, तो वो एक सिंपल जॉब कर देगा उसको फॉरवर्ड करने की। ओके, ठीक है जी। तो एक्चुअली वो सिंपल करने के लिए वो सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। बट मुझे सिंपल रखना नहीं था इसको, मुझे इसको और ज्यादा सिंपल रखना था, एकदम स्ट्रेट, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस रिक्वायरमेंट आई जो अवेलेबल है उसमें से उठा के दे दिया उसको, बस सिंपल। समझ आया सर? बिल्कुल सर। शशिकांत जी? हाँ सर समझ गए। विक्रम? बिल्कुल सर, आ गया है।
तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द सबनेटिंग। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को और वो आप खुद से करेंगे। पहले ऐसे ही कुछ दूंगा जिससे कि आपकी एक और प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा। ठीक है, अब जो आपको मैं वैल्यू देने वाला हूं यहाँ पे वो है 75.90.80.0/24। ठीक है, डिपार्टमेंट ए के लिए मान लीजिए सिर्फ 14 आईपी चाहिए आपको, डिपार्टमेंट बी के लिए 60 आईपी चाहिए, डिपार्टमेंट सी के लिए मान लीजिए फिर से 30 आईपी चाहिए, डी के लिए 115 आईपी चाहिए, एंड बस एक और कराऊंगा लास्ट में। और यहाँ पे मान लीजिए आपको चाहिए सिर्फ 12 आईपी एड्रेसेस। दैट्स इट। करिए इसको आप जल्दी से। आसान है, एकदम आसान है, मतलब जो अभी कराया ना बिल्कुल उसका 100% फोटोकॉपी है ये, बस थोड़ा सा वैल्यू को चेंज किया है। हेलो जी सर, एक रहेगा 0 to 15/28। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 से 15/28। हाँ जी, नेक्स्ट। 60 है 64 to 127 64 से 127 और स्लैश। स्लैश 26। वेरी गुड। नेक्स्ट 30। 30 32 to 63 वेरी गुड। स्लैश स्लैश 27 115 128 to 255 स्लैश 25। एंड देन 12। सर 12 वाला सर मैंने देखा नहीं, मैं करता हूँ। मतलब देखना क्या है उसमें, सामने है 16 से लेकर के 31, नहीं उसमें सर, क्या है? मैंने क्वेश्चन मैं 12 वाला स्किप कर गया, मैं सिर्फ 4 पीटी। चलिए कोई ये आएगा इसका। आसान है, वैसे ही था जैसे पहले मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है वैसे निकालना है आपको। ये रेंज निकालनी थी, अवेलेबल रेंज, कि ए के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ब्लॉक निकालिए जी, पहले वाला ब्लॉक निकालिए, अगर अवेलेबल एलोकेट कर दीजिए। फिर बी के लिए आप देखिए फर्स्ट ब्लॉक 0 से 63 आएगा, वो ओवरलैप करेगा, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉक कहां से कहां तक जाएगा, 64 से 127, उसको पिक कर लीजिए। फिर 30 के लिए तो 0 से 31 ऑलरेडी ओवरलैप कर रहा है, फिर 32 से 63 वो ओवरलैप नहीं कर रहा था तो उसको पिक कर लिया। 115 0 से 127 ओवरलैप कर रहा है, 128 से 255 वो फ्री था, उसको पिक कर लिया। फिर 12 के लिए फिर से 4 बिट्स आपको चाहिए, तो 16 का ब्लॉक साइज 0 to 15 ऑलरेडी यूज हो रहा है, 16 to 31 वो अवेलेबल था तो पिक करके इसको दे दिया, सिंपल राइट। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करूंगा मैं। अब जो है आपका अवेलेबल यहाँ पे लेट्स से 105 75 डॉट 16.0 स्लैश 20, ये अवेलेबल रेंज है। ठीक है, अब इसमें से एक कस्टमर आया ए, उसने कहा मेरे को 200 आईपीस चाहिए। फिर बी आया, उसने बोला मेरे को लेट्स से 60 आईपीस चाहिए। फिर सी आया, उसने बोला मेरे को फॉर एग्जांपल 125 आईपीस चाहिए। फिर डी आया, उसने बोला मेरे को सिर्फ 10 आईपीस चाहिए। फिर ई आया, उसने बोला मेरे को 500 आईपीस चाहिए। ठीक है, और फिर एफ आया, उसने कहा मेरे को फॉर एग्जांपल फिर से 200 आईपीस चाहिए, या कुछ भी ले सकते हो यार। थोड़ा आसान कर देता हूँ, 200 नहीं करूंगा, 100 कर देता हूँ। तरीका वही है, बस ध्यान रखना पहले अवेलेबल रेंज निकालनी है और फिर रिक्वायरमेंट पिक कीजिए, अवेलेबल ब्लॉक देखिए और असाइन करते जाइए। इसको जानबूझ के मैंने कॉम्प्लिकेट किया है, बट डन हो गया सभी का। नहीं हुआ तो देखिए, जो इसकी अवेलेबल रेंज आएगी ना यहाँ पे, ये /20 है, तो /20 का मतलब होता है कि थर्ड ऑक्टेट में भी जाएगा ये। अब तो लास्ट ऑक्टेट तो पूरा 0 to 255 है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, राइट। बट क्योंकि 4 बिट्स हैं थर्ड ऑक्टेट में, और 4 बिट्स का मतलब ब्लॉक साइज 16 रहेगा, तो 0 to 15 में तो ये आएगा नहीं, 16 to 31 में आएगा। तो बेसिकली रेंज आएगी 105.75.16.0 से लेकर के 105.75.31.0
255, ये आएगी रेंज, अवेलेबल रेंज, दैट्स द अवेलेबल रेंज। सबसे पहला काम यही होता है आपका। फिर 200 आईपीस चाहिए आपको, 200 के लिए पूरा 8 बिट्स चाहिएगा आपको, 7 बिट्स में काम नहीं चलेगा, 8 बिट्स चाहिए। तो ऑब्वियसली 8 बिट्स में मतलब पूरा ब्लॉक साइज आएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो आप फर्स्ट वाला ले लीजिए 16.0 से लेकर के 16.255, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए अब आप 105.75.16.0 से लेकर के 105.75.16.255 आ गया। ये स्लैश क्या हो गया, 24, वही चाहिए था, हो गया लोकेट। 60 आईपीस चाहिए, तो 60 के लिए ब्लॉक साइज चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको ब्लॉक साइज, मतलब बिट्स, होस्ट बिट्स चाहिए आपको खाली कितना, 6। तो 6 चाहिए, वो लास्ट ऑक्टेट में काम चल जाएगा। अब 16 वाला तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो 17 वाले में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 105.75, राइट, .17.0 स्लैश क्या ले लूं मैं यहाँ पे, बोलिए 26। तो ये 0 से लेकर के कहां तक जाएगा, बोलिए 63 तक, राइट। फिर 125 आईपीस चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली आपको 7 बिट्स चाहिए। तो 7 में आपका ब्लॉक साइज आएगा 128, तो लास्ट ऑक्टेट में काम चल जाएगा आपका। तो 17 वाले में ही 0 से 127 तो ऑलरेडी ओवरलैप कर रहा है, तो 128 से 255 ले लेंगे आप। तो ये 105.75.17 में ही .128 से लेकर के 105.75.17 में ही कहां तक चले जाएंगे आप, 255 तक, राइट। और स्लैश क्या कर देंगे यहाँ पे, बोलिए 27 25 सर, ठीक है। अब 10 आईपीस चाहिए आपको, तो ठीक है, ये 0 से 63 यूज किया था ना आपने, तो उसके बाद तो फ्री है 64 से लेकर के 127 तक। तो यहाँ पे आप दे दीजिए, अब इतना तो आइडिया आपको लग ही जाएगा ना, 105.75.17.64 से लेकर के कहां तक जाएंगे, 105.75.17। अब 10 है तो 344 बिट्स आपको लेना पड़ेगा। तो 16 का ब्लॉक साइज, तो 64 से लेकर के कहां तक जाएगा, ये 79 तक। स्लैश क्या ले लोगे आप, बोलिए 28, बस हो गया आपका काम। तो ये फ्री था। ई को 500 आईपीस चाहिए, कितने चाहिए, अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको 500 आईपीस चाहिए। अगर इसमें देखोगे आप तो आपको लास्ट ऑक्टेट तो पूरा चाहिए, बट थर्ड ऑक्टेट में भी 1 बिट चाहिए आपको होस्ट के लिए, 1 बिट चाहिए आपको थर्ड ऑक्टेट में भी। टोटल आपको कितने बिट्स चाहिए होस्ट के लिए, 9 बिट्स चाहिए ना, 9 में ही आपका काम चलेगा, 512 आएगा 9 में, राइट। तो 9 मतलब लास्ट ऑक्टेट तो पूरा किसके लिए हो गया, पूरा होस्ट के लिए हो गया। थर्ड में भी कितना चाहिए, 1 बिट आपको। अब 1 बिट लोगे तो उसकी वैल्यू या तो 0 से 0 होगी या 1 होगी, राइट। तो 0 से 1 वो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास कहां से कहां तक है, 16 से 31। तो 16 से 17 जाएगा, देखिए आप ब्लॉक साइज निकालेंगे ना, तो ऐसा आएगा 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, राइट, 8 से 9, 10 से 11, 12 से 13, फिर 14 से 15, फिर 16 से 17। अब 16 से 17 में ले नहीं सकता थर्ड ऑक्टेट में, क्यों, क्योंकि 16 और 17 दोनों यूज हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाला ब्लॉक कहां से जाएगा, 18 से 19। तो आप इसको ऐसे दे देना ई को कि 105.75.18.0 से लेकर के 105.75.19.0 स्लैश क्या कर देंगे बताइए, 23। ये रेंज आएगी ई के लिए। तो ये थोड़ा सा दिमाग में अब आपको कैलकुलेशंस करनी थी, है वही प्रोसेस वही है, देखिए अभी भी प्रोसेस चेंज नहीं हुआ आपका। आप बस यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड होस्ट बिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या यूज हुआ और क्या अवेलेबल है, ओवरलैपिंग नहीं कराई है आपने, ठीक है। अब जैसे एफ का निकालना है आपने 100 आईपीस चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि 16 में 16.0 राइट, यही लिया था ना आपने, 16.0 से लेकर के 16.255 पूरा चला गया। 17.0 वाले में भी 100 आईपीस तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो भी आपने, ये वाला ब्लॉक यूज हो गया, फिर यहाँ पे 64 से 79 भी यूज हो गया, और 128 से 255, तो 100 अवेलेबल ही नहीं है। मतलब 100 के लिए मुझे कितना बिट लेना पड़ेगा, 7 के लिए 0 to 127 वो भी ओवरलैप कर रहा है, और 128 से 255 वो तो ऑलरेडी यूज हो ही चुका है यहाँ पे। तो और ये फिर 18 से 19 पूरा यूज हो गया। तो अब जो नेक्स्ट अवेलेबल रहेगा वो 20.0 से, 20.0 यहाँ पे है अवेलेबल, देखिए, है ना। तो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, 105.75 डॉट क्या ले लेंगे, 20.0 से लेकर के 105.75.20 डॉट क्या ले लेंगे, 127 स्लैश क्या कर देंगे यहाँ पे, बोलिए 25। तो ये आप यहाँ पे पिक करेंगे, समझ आया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये,
बट आपको आनी चाहिए इस तरह की कैलकुलेशंस, क्योंकि ये अगर आएगा ना आपको तो आप सुपरनेट भी कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको एक लार्ज कैलकुलेशंस दी। अब ये काम करने के लिए या तो आप बाइनरी फॉर्मूला यूज कर लीजिए विच यू लर्न इन सीसीएनए, उससे भी कर सकते हो आप, बट देन इट इज गोइंग टू टेक सो लॉन्ग टाइम। आप कर सकते हो उससे कैलकुलेशंस, उसमें आपको यही कैलकुलेशन जो मैंने की है ना, यही करने के लिए कम से कम आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा बाइनरी में। बट ये ब्लॉक साइज से करेंगे तो गलतियां भी नहीं होंगी, प्लस इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। आप प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज पॉसिबल। खुद से आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, खुद से भी बना सकते हो क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए आपका मन किया, आप ऐसे यहां से स्टार्ट करना एक्चुअली ना, कुछ ऐसे स्टार्ट करना। मान लीजिए आपने एक आईपी टाइप किया 10, 100, 200, 80 स्लैश आपका मन किया 23। आप इसकी रेंज निकालिए, पहले रेंज निकालना सीखिए आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लीजिए अपने आप से, स्लैश 23, 24, 28, 27। आप इसकी निकालना एक बार, आप लोग सभी, क्या रेंज आएगी इसकी। मैं तो ऐसे ही निकाल सकता हूं, आप भी कोशिश कीजिए ऐसे ही, बस देख करके बता दें आप। नवीन, रेंज क्या आएगी इसकी? जी सर, एक सेकंड। 10 डॉट 100 डॉट 200 डॉट 80 23 में आएगा। बड़ा आसान है, 512 आएगा इसका। तो वो तो ठीक है 512, बट रेंज क्या आएगी आईपीएस की? मतलब आपको क्या निकालना है नेट, इसमें नेटवर्क आईडी एंड क्या निकालना है, ब्रॉडकास्ट आईडी, बस रेंज आ जाएगी। है तो फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, वो निकाल के दे दीजिए आप मुझे। जी, सो 10 डॉट 100 डॉट देखिए कितना आसान है, आप सुनिए इसको। स्लैश 23 है ना, तो टोटल होस्ट के लिए कितने बिट्स हैं? 9। तो लास्ट वाला ऑक्टेट तो पूरा है, तो ये तो कंफर्म है कि वो 0 से 255 जाएगा। थर्ड में कितने बिट लिया आपने? 1 बिट, और 1 बिट लिया तो फिर 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 0 से 1 ब्लॉक साइज ये आएगा ना, 0 से 1, 2 से 3, मतलब 2 का ब्लॉक साइज है। तो 2 के मल्टीपल्स में आप देखोगे ना, ये 100 वाला जो ब्लॉक होगा, 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200, मतलब 200 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 201 तक। तो आप इसको ऐसे टाइप कर सकते हो ना, मतलब ऐसे आप इसको मेंशन कर सकते हो 10.100.200.0 से लेकर के 10.100, और ये क्या आया हमारा लास्ट, लास्ट क्या था? 201। और ये इसमें लास्ट वाले ऑक्टेट में 0 से 255, क्योंकि ऑल होस्ट बिट्स आर, है ना, ये 255 स्लैश क्या जाएगा 23। 23 को भी आप डॉटेड डेसिमल में क्या लिखेंगे? 255.254.0। बस हो गया। क्यों आसान है ना? मतलब आपको थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। और ये मैं इसलिए करा रहा हूं आपको, क्योंकि सबनेटिंग में जब राउट सिलेक्शन होता है ना, आप राउटिंग लुकअप करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए लार्जर प्रीफिक्स क्या है, शॉर्टर क्या है, क्योंकि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करके भी एक होता है, या मोर स्पेसिफिक राउट जब हम बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिस कीजिए आप सबनेटिंग से पहले भी इनफैक्ट ये वाली प्रैक्टिस कीजिए, रेंज निकालने वाली। कोई भी ले सकते हैं, जैसे 175, ठीक है। अब 275 मत ले लेना, वो हो नहीं सकता ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ऑक्टेट की? 255, तो उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो उसके बीच में ही रखना है, 0 से 255 के बीच में, राइट। तो वो चीज ध्यान में रखनी है। तो आप कोई भी रैंडम वैल्यू खुद से भी ले सकते हो, जैसे 208, 178, ठीक है। आपने यहाँ पे 200 किया, फिर स्लैश 28 कर दिया, अब निकालिए इसकी रेंज। ठीक है, सिंपल है ना। 4 बिट्स हैं होस्ट के लिए, तो लास्ट ऑक्टेट में चेंज होगा। ब्लॉक साइज क्या है? 16। आपको बस ये निकालना है कि ये 200 कौन से ब्लॉक में फॉल कर रहा है। तो फर्स्ट ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा 0 से 15, फिर 16 से 31, फिर 32 से बताइए 47, फिर 48 से 63, 64 से राइट 79, 80 से 95, 96 से। अब ऐसे निकालोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको, राइट। बट आपको पता है 192 से 100% स्टार्ट होना है। तो इसका 28 का जो निकाला 192 से कहां तक जाएगा फिर ये बोलिए? 207। सिंपल हो गया। ये ब्लॉक 192 से स्टार्ट होना ही है। अब आप कहोगे अब ये थोड़े शॉर्टकट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ट्रिक्स। और अगर ये नहीं लगाना है ना, तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? 96 से आप किस पे जाएंगे बताइए? 106 बताइए। 96 प्लस 111, फिर 112 से 127, फिर 128 से, बोलिए
15 है ना, 143, फिर 144 से, 159, फिर 160 से, 175, yes, फिर 176 से, 181, 191, फिर 1, 192 से, बोलिए, 10, 90, 207, यही आएगा ना, जी, 207। तो 200 किस में फॉल कर रहा है, तो ये रेंज आ गई आपकी। तो रेंज क्या आ जाएगी, 175.208 डॉट 178.192 से लेकर के 175.208.178 बोलिए 207 स्लैश क्या हो 207, जाएगा, 28। तो ये आपका क्या नेटवर्क आईडी, ये क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी, सिंपल, निकल गई रेंज। तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। देखिए राउटिंग आपको तभी समझ में आ सकती है और तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं राउटिंग के। अगर आपको सबनेटिंग नहीं आती है तो you would learn that how to perform routing, but you would not be able to perform troubleshooting. You would not be able to understand that how packets are flowing. You would not be able to perform troubleshooting अगर आपको ये चीजें नहीं आती है। ये देखते ही समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है इतना। प्रैक्टिस करिए इसकी आप सीसीएनए वापस से, है ना, मतलब ये सीसीएनए में ही करते हैं आप लोग। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए सबनेटिंग की आप, और कल मैं आपको फिर राउटिंग फंडामेंटल्स, पहले एआरपी प्रोसेस समझाने वाला हूँ, उसके बाद राउटिंग फंडामेंटल से स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो। Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services. Is that visible to all of you? Yes, yes, yes. Yes, sir. Okay, fine. तो क्योंकि कल नवीन ने अभी ज्वाइन किया, नवीन सोनी, तो मैं पूछ लेता हूँ नवीन सोनी को भी सबनेटिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज। नवीन, नहीं सर, वो कल मैंने थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिया था, उसका हो गया था क्लियर। चलिए, और शशिकांत आपका? हाँ सर, प्रैक्टिस चल रहा है, कल भी मैंने कर दिया वो रेंज का गुड गुड प्रैक्टिस। गुड, कीप डूइंग द प्रैक्टिस, है ना। उसमें ये नहीं सोचना है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट, कैसी रिक्वायरमेंट, बस आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी ना मैंने, वो ब्लॉक साइज वाली, कि जो आप ब्लॉक निकालते जाइए जीरो से स्टार्ट करके, और जो अवेलेबल ब्लॉक होगा बस वो असाइन कर दीजिए, सिंपल, राइट। बट वो ब्लॉक साइज निकालते हुए गलतियां नहीं करनी है, मतलब जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, कैलकुलेशंस। उसमें एक जगह गलती करोगे ना तो फिर हर जगह गलती हो जाएगी आपसे। सो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। खैर आगे चलते हैं अब इसमें। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, और ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट से। एंड प्री रिक्विसाइट में मैंने बताया था कि सीसीएनए आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब आईपी राउटिंग फंडामेंटल्स की हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हमें यही समझना है कि आईपी स्विचिंग क्या होता है या आईपी राउटिंग क्या होता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसमें अगर आप देखोगे, राउटिंग द पैकेट फ्रॉम वन टू अनदर नेटवर्क इज एक्चुअली आईपी राउटिंग। ठीक है, यही होता है ना आईपी राउटिंग, या इसी को हम क्या कहते हैं, लेयर 3 स्विचिंग। जब आप एक पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे लेकर के जाते हो, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड राउटिंग, इसी को हम राउटिंग बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और, आज काफी लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो आई वुड लाइक कि जब क्लास एंड होने से पहले ना आप लोग अपने आप को एक बार छोटा क्विकली इंट्रोड्यूस करना, जैसे अभिषेक, हर्षा, मोक्ष, ठीक है, एंड देन रौनक, एंड देन वी हैव गॉट शालिनी, वी हैव गॉट, हाँ ये लोग, इन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। तो आप लोग एक बार क्लास एंड होने से पहले इंट्रोड्यूस करना, सो दैट वी आर अवेयर हु इज डूइंग व्हाट, राइट। तो आईपी राउटिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा था आपसे। आज फर्स्ट टेक्निकल क्लास आज ही है, कल मैंने सिर्फ सबनेटिंग कराई थी आप लोगों को, वो बेसिक्स में आ जाता है, राइट। तो सिर्फ वो डिस्कस किया था। वैसे आज मुझे एआरपी प्रोसेस स्टार्ट करना था, बट इसमें एआरपी प्रोसेस है, बट थोड़े टाइम के बाद है, तो तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करूंगा एआरपी प्रोसेस। ठीक है, सो अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो आईपी राउटिंग के ऊपर रहने वाला है। सो आईपी राउटिंग क्या है या आईपी राउटिंग प्रोसेस क्या है? सो बेसिकली आईपी राउटिंग प्रोसेस, लाइक इन आईपी राउटिंग प्रोसेस यू विल बी फॉरवर्डिंग द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क बेस्ड ऑन लेयर 3 इंफॉर्मेशन, या उसको हम बोलते हैं लेयर 3 एड्रेस। इसी को आप आईपी स्विचिंग बोलते हो या आईपी राउटिंग बोलते हो या L3 स्विचिंग, इसी को बोलोगे आप। सो व्हेनेवर यू स्विच ए पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क बेस्ड ऑन लेयर 3 इंफॉर्मेशन, राइट,
दैट्स कॉल्ड आईपी राउटिंग या आईपी स्विचिंग या लेयर 3 स्विचिंग, आप इसी को बोलते हो। सो आइडियली जो लेयर 3 स्विचिंग परफॉर्म कर सकते हैं डिवाइसेस, उनको लेयर 3 डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा राउटर्स, राइट? सो राउटर्स आर कैपेबल ऑफ स्विचिंग योर डेटा बेस्ड ऑन लेयर 3 इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम उनको लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं या राउटिंग डिवाइस बोलते हैं। एंड इन सिमिलर वे यू हैव गॉट लेयर 3 स्विचेस। तो जब आप लेयर 3 स्विचेस की बात करते हो तो लेयर 3 स्विचेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू स्विच योर डेटा बेस्ड ऑन लेयर 3 इंफॉर्मेशन। तो वो भी लेयर 3 स्विचिंग परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम लेयर 3 स्विचेस की बात करें। इनफैक्ट लेयर 3 स्विचिंग की अगर हम बात करें, आईपी राउटिंग की बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेयर 3 स्विचेस और राउटर ही राउटिंग करा सकते हैं या लेयर 3 स्विचिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बाकी डिवाइसेस की भी बात करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रॉक्सी होती है, फॉरवर्ड प्रॉक्सीज या लोड बैलेंसर्स हो गए या फिर फायरवॉल्स हो गई, उनको भी तो राउटिंग करानी होगी। अगर वो लेयर 7 पे काम करते हैं तो लेयर 3 पे तो स्विचिंग उनको भी कराना होगा, राउटिंग टेबल वहां पे भी बनेगी, राउटिंग टेबल में लुकअप वहां पे भी होगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि जो राउटिंग कराने का काम है वो सिर्फ राउटर और लेयर 3 स्विचेस ही कराते हैं। उसके अलावा फायरवॉल्स भी राउटिंग परफॉर्म करती हैं। And then we have got load balancers. Load balancers can also and will also perform the routing. ठीक है। उसके अलावा आपके प्रॉक्सी सर्वर्स हो गए या प्रॉक्सीज जिनको हम बोल देते हैं, लाइक फॉरवर्ड प्रॉक्सी। वैसे लोड बैलेंसर खुद अपने आप में रिवर्स प्रॉक्सी कंसीडर होता है। तो ये सभी डिवाइसेस भी राउटिंग परफॉर्म करती हैं। तो वो सभी डिवाइसेस बेसिकली आप उनको लेयर 3 डिवाइस बोलोगे, विच हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ स्विचिंग योर डेटा बेस्ड ऑन लेयर 3 इंफॉर्मेशन। और एक चीज कॉमन रहेगी सभी लेयर 3 डिवाइसेस पे या कोई भी डिवाइस जो लेयर 3 पे काम कर रहा होगा कि ऑल ऑफ देम वुड बी बिल्डिंग अप देयर राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल सभी पे होगी, चाहे वो आप लेयर 3 स्विचेस की बात करें या राउटर्स की बात करें या फायरवॉल्स की बात करें। आप कोई भी डिवाइस का एग्जांपल ले लीजिए, इन सभी डिवाइसेस पे आपको क्या दिखाई देगा? हमेशा राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल आपको विजिबल रहेगी। तो दैट्स समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड। सो devices that can switch your data based on layer 3 address is known as layer 3 device, या जैसे राउटर्स होते हैं लेयर 3 स्विचेस, मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ध्यान रखना, जितनी भी लेयर 3 डिवाइसेस होती है ना, वो सभी एक टेबल मेंटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं राउटिंग टेबल। जितने भी राउटिंग डिवाइसेस हैं, ऑल ऑफ द राउटिंग डिवाइसेस वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल मेंटेन करेंगे और राउटिंग टेबल के बेसिस पे ही पैकेट या डेटा फॉरवर्ड होता है, स्विच होता है। So that's something that you must always keep in your mind. जब भी एक राउटर या लेयर 3 स्विच एक पैकेट रिसीव करेगा तो आइडियली एक चीज और ध्यान रखना आप यहाँ पे कि जो ये डिवाइसेस है ना आपकी, जैसे राउटिंग डिवाइसेस की हम बात करते हैं, लाइक राउटर्स हो गए आपके या फिर लेयर 3 स्विचेस हो गए, ये हमेशा डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग परफॉर्म करते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये डिवाइसेस क्या परफॉर्म करते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड दैट। डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप देखोगे कि जब भी एक राउटर एक पैकेट रिसीव करता है किसी इंटरफेस के ऊपर, तो वो आईपी हेडर ओपन करेगा उस पैकेट का और सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी को रीड करता है। इट डज नॉट लुक फॉर द सोर्स आईपी एड्रेस। आप देखोगे कि राउटर कभी भी सोर्स आईपी एड्रेस के लिए लुक नहीं करता। इट ओनली लुक्स अप इट्स राउटिंग टेबल फॉर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। Upon receiving an IP packet on one of the interface of the router is gonna look at the destination IP address of the received IP packet, and then for similar address it will perform the lookup in its routing table. अब जब routing table में lookup करेगा तो there are only two options, ठीक है? सिर्फ दो options होंगे वहां पे आपके पास। एक, या तो वो destination IP routing table में मिलेगा या फिर वो डेस्टिनेशन आईपी राउटिंग टेबल में नहीं मिलेगा। मतलब या तो राउटिंग टेबल लुकअप करने के बाद वो डेस्टिनेशन आईपी मिल जाएगा डिवाइस के राउटिंग टेबल में या नहीं मिलेगा। यही दो चीजें हो सकती हैं, राइट? कोई तीसरी कंडीशन तो नहीं मिलेगी, राइट? या तो डेस्टिनेशन आईपी राउटिंग टेबल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? यही दो कंडीशंस हो सकती हैं। तो इफ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज अवेलेबल इन द राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर्स या लेयर 3 स्विचेस या राउटिंग डिवाइसेस, कुछ भी बोलिए आप, तो अकॉर्डिंगली द पैकेट विल गेट फॉरवर्डेड। और अगर डेस्टिनेशन आईपी राउटिंग टेबल का पार्ट नहीं है, लेट्स से, ठीक है, if destination IP address is not part of the routing table, then router या layer 3 switch या जो routing device है that would get that packet dropped. वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। So that's that. तो हमेशा ध्यान रखेंगे राउटिंग टेबल में लुकअप करके वो एग्जिट इंटरफेस को निकालता है और नेक्स्ट हॉप एड्रेस को निकालता है। इसको ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जब भी लुकअप होता है ना राउटिंग टेबल में राउटर की, तो वो हमेशा उसको क्या मिलेगा वहां पे? एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस। और अगर ये आपको प्रूव करके देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी टोपोलॉजी कोई मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे
मान लीजिए एक CCNP में EIGRP की एक टोपोलॉजी मैं ऑन कर लेता हूँ, और राउटिंग क्योंकि ऑलरेडी हो रखी है, तो हम यहाँ पे एक राउटर का कंसोल ले लेंगे एंड देन वी विल टेक अ लुक एट द राउटिंग टेबल। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से राउटिंग टेबल में लुकअप होता है, एंड देन विच ऑल इंफॉर्मेशन इट गेट्स आउट फ्रॉम दैट राउटिंग टेबल लुकअप या राउटिंग लुकअप जिसको हम बोलेंगे। तो R1 का कंसोल एक्सेस ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो R1 के ऊपर कुछ तो राउट्स इसके राउटिंग टेबल में आपको विजिबल होंगे। पहले बूट होने दीजिए राउटर को एंड देन वी विल बी एबल टू लुक एट द राउटिंग टेबल। तो आपको थोड़ा सा और ये जो प्रोसेस है राउटिंग का वो और ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, लेट दिस राउटर कम अप, और उसके बाद फिर इसके राउटिंग टेबल को हम यहाँ पे देखेंगे। गिव इट अ मोमेंट। ये देखिए यहाँ पे इसकी जो नेबरशिप है वो भी अप आ गई है, एंड देन वी कैन टेक अ लुक एट द राउटिंग टेबल। तो आप देखिए राउट्स हैं, देखिए इसके राउटिंग टेबल में, राइट? ऐसे राउटिंग टेबल दिखती है, राइट? इट हैज गॉट सो मेनी राउट्स इन इट्स राउटिंग टेबल, आप देख सकते हो ये, राइट? तो जैसे लुकअप करना होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर इस राउटर को एक पैकेट रिसीव होता है, तो आप कोई एक पैकेट मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो जब भी वो पैकेट रिसीव होगा, तो ये सबसे पहले उस पैकेट के डेस्टिनेशन आईपी को रीड करेगा, राइट? सो लेट्स से एक ऐसा पैकेट आया जिसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 106.1, राइट? लेट्स से एक ऐसा पैकेट आया जिसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है 106.1। तो कुछ इस तरीके से लुकअप होगा कि शो आईपी राउट ये लुकअप करेगा राउटिंग टेबल में कि मेरे को 106.1 पे जाना है। सो डू वी हैव एनी पाथ अवेलेबल फॉर 106.1? तो इस तरीके से लुकअप करता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको परफॉर्म किया, तो जब मैंने इसको लुकअप को परफॉर्म किया, इसने बताया कि वी हैव गॉट लाइक 3 डिफरेंट पाथ्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 अलग अलग पाथ्स अवेलेबल हैं। इसमें से जो ये सेलेक्ट करने वाला है आइडियली जो बेस्ट, अगर आप देखोगे तो वो एस्टेरिस्क वाला होता है, स्टार जिसमें लगा होता है, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ए बेस्ट पाथ आइडियली, ठीक है? वैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे आई बिलीव ये जो मेट्रिक है इसकी कॉमन है, बट अगर एस्टेरिस्क देखोगे 13.1.2 पे लगा हुआ है, राइट? तो दैट वुड इंडिकेट कि बेसिकली इट्स काइंड ऑफ बेस्ट पाथ। अब इसमें और भी दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे सेफ टेबल होती है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, और सेफ में लोड बैलेंसिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है। तो अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि whenever a router receives an IP packet, it is gonna open up its destination IP address, and then for destination IP address it will perform lookup in its routing table। और जब routing table में lookup करेगा तो वही वहां पे या तो destination IP होगा या नहीं होगा। जैसे अभी मैं 107.1 के लिए lookup करता हूं, तो ये कह रहा है नेटवर्क नॉट इन टेबल। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि नेटवर्क नॉट इन टेबल, तो पैकेट विल गेट ड्रॉप्ड। यहीं पे राउटर उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। क्यों ड्रॉप करेगा? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी route for destination IP address in its routing table। Is that clear? ये यहां तक आपको समझ में आया? तो इस तरीके से ये यहाँ पे लुकअप करने वाला है, इस तरीके से लुकअप परफॉर्म होता है। तो या तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस राउटिंग टेबल में होगा या नहीं होगा। और देखिए जब था यहाँ पे तो इसको क्या मिला कि एक तो एग्जिट इंटरफेस मिल गया और दूसरा नेक्स्ट हॉप एड्रेस। अगर आप देखोगे सो दिस इज योर नेक्स्ट हॉप एड्रेस, ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस है और ये एग्जिट इंटरफेस है। ये तो खैर चलो मैंने इस तरीके से डिटेल्ड एक राउटिंग टेबल को लुकअप किया, बट इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल राउटिंग टेबल भी ओपन करते हो ऐसे एक समरी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही दिखने वाला है कि अगर 106 पे जाना है तो एक तो ये नेक्स्ट हॉप है, विया का मतलब होता है नेक्स्ट हॉप एड्रेस, और फिर यहाँ पे आगे होता है आपका एग्जिट इंटरफेस। तो दो चीजें निकल के आती हैं लुकअप करने के बाद, एक एग्जिट इंटरफेस और एक नेक्स्ट हॉप एड्रेस। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ क्या निकल के आए एग्जिट इंटरफेस, या कभी कभी सिर्फ ऐसा होगा कि नेक्स्ट हॉप एड्रेस निकल के आए, ऐसा भी हो सकता है या होता है बेसिकली। तो उस केस में क्या होगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल आप ये समझ सकते हो कि when you perform the lookup in the routing table of the router, तो you get two things, one next hop address and second is exit interface। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अब जब आप राउटिंग टेबल को ऐसे देखते हो तो राउटिंग टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक तो आपका ये हो गया नेटवर्क आईडी, ये देखिए जो ये प्रीफिक्स है ना, ये नेटवर्क आईडी होती है बेसिकली। अगर आप देखोगे ये जो जैसे फॉर एग्जाम्पल 12.1 जैसे 13.1.0/30, राइट? या कोई भी आप एक प्रीफिक्स ले लीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पे कि डी जैसे लर्न हुआ आपको, जैसे 106.0/24, तो इसको बोलेंगे हम नेटवर्क आईडी या CIDR, राइट? नेटवर्क आईडी /CIDR, ये एक वैल्यू रहेगी, प्लस ये एडी वैल्यू है यहाँ पे, और ये मेट्रिक है आपकी, ठीक है?
और ये सबसे पहले कोड है। डी का मतलब होता है EIGRP से डायनामिकली लर्न हुआ आपको, राइट। सी का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट। एस का मतलब होता है स्टैटिक। ओ का रहेगा OSPF, या यहाँ पे BGP रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको फिर BGP वाला कोड यहाँ पे विजिबल रहेगा। ऊपर देख भी सकते हो कि एल का मीनिंग लोकल होता है, सी का मीनिंग कनेक्टेड, एस का स्टैटिक, और अगर यहाँ पे बी देखोगे तो BGP आ जाएगा, ओ देखोगे तो OSPF आ जाएगा, और डी EIGRP। और EIGRP एक्सटर्नल के लिए EX होता है। वैसे OSPF में भी मल्टीपल कोड्स होते हैं, जैसे O का मतलब होता है इंट्रा एरिया, IA का मतलब होता है इंटर एरिया, ठीक है। फिर E1 और E2 भी आ जाता है, और N1 N2 भी आ जाता है, बट अभी ठीक है, उसको तो ना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आई का मीनिंग होता है ISIS, और SU आएगा तो इसका मतलब ISIS समरी प्रीफिक्स रहेगा वो, ठीक है। L1 का मतलब रहेगा ISIS लेवल 1, L2 का मीनिंग रहेगा ISIS लेवल 2। तो ये सब कोड्स हैं इसके, ठीक है। फिर यहीं पे क्या निकलेगा आपका नेक्स्ट हॉप एड्रेस, ये जो विया होता है ना, विया दैट इज योर नेक्स्ट हॉप एड्रेस। और यहीं पे क्या निकलेगा, एग्जिट इंटरफेस। तो यही तो बात कर रहे थे यहाँ पे हम, यही तो सारी बातें हुई हैं कि जब भी एक राउटर एक पैकेट रिसीव करता है तो राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, राइट। और उसको वहां से क्या निकल के आता है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस एंड एग्जिट इंटरफेस। और जो लुकअप होता है वो सिर्फ डेस्टिनेशन IP के लिए होगा, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो वही यहाँ पे स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, राइट। तो अभी बताइए, ये जो कंटेंट एक्सप्लेन किया राउटिंग टेबल का वो समझ में आया आप लोगों को, और ये जो IP राउटिंग प्रोसेस है वो समझ में आया आप लोगों को। सिंपल है, राउटर ने पैकेट रिसीव किया किसी इंटरफेस पे, तो उसका IP हेडर ओपन करेगा और उसमें सिर्फ डेस्टिनेशन IP को रीड करेगा। सोर्स क्या है, डोंट केयर। बाय डिफॉल्ट आपके राउटर सोर्स बेस्ड राउटिंग परफॉर्म नहीं करते, बट आप करा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो आप एक कई बार PBR एक नाम आएगा आगे, शायद आप करो इस टॉपिक को, शायद आई डोंट रियली रिमेम्बर, शायद एनकोर में तो होता है ये। बट PBR की अगर आप बात करोगे, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की, तो PBR में हम एक पॉलिसी डिफाइन करते हैं कि अगर ये सोर्स IP है और ये डेस्टिनेशन IP है तो ट्रैफिक ये नेक्स्ट हॉप से जाना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में राउटर आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP दोनों को रीड करेगा। बट उसके अलावा नॉर्मल अगर आप राउटिंग प्रोसेस की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन IP के लिए ही लुकअप करेगा, ये ध्यान रखना, सिर्फ डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए। तो जो राउटर्स होते हैं या लेयर 3 स्विचेस रहेंगे, बाय डिफॉल्ट दोज डिवाइसेस आर गोइंग टू परफॉर्म डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग। दैट्स समथिंग दैट यू मस्ट ऑलवेज कीप इन योर माइंड। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें। तो ऐसे IP राउटिंग ऐसे दिखाई देगी आपको, और वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, राइट। सो आई डोंट रियली हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन। अब IP राउटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो आइडियली होता क्या है, जैसे ये टोपोलॉजी आप कंसीडर कर लीजिए, जैसे एक PC कनेक्टेड है लेयर 2 स्विच से, ये लेयर 2 स्विच है, और ये एक राउटर है जो कि लेयर 3 डिवाइस है, ये भी एक लेयर 3 डिवाइस है, और ये यहाँ पे फर्दर ये लेयर 2 ईथरनेट स्विच आ गया। और अगर राउटर के बीच का कनेक्शन की बात करोगे तो ये सिंबल किसको डिनोट करता है, बताएंगे आप लोग, कोई भी आप में से, ये किस टाइप का कनेक्शन है यहाँ पे, बोलिए, कोई भी सीरियल बता। पोर्ट। एग्जैक्टली ये एक सीरियल कनेक्शन है यहाँ पे, जो आजकल हम यूज नहीं करते हैं, कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा आपको अभी, है बट ठीक है, एग्जाम्पल में लिया हुआ है। बट ये अब हम यूज नहीं करते, वी डोंट यूज इट एनी मोर, क्योंकि अब जमाना है 1 गिग का, अब जमाना है 10 गिग का या 40 गिग का। अब जमाना वो नहीं है जहां पे आपको 128 kbps या 512 kbps या 1 Mbps या 2 Mbps का जमाना नहीं रहा अब। तो वी डोंट यूज इट एनी मोर, वी यूज ओनली गीगाबिट इथरनेट इंटरफेसेस, या उसमें भी 1 गिग में भी 1 गिग से भी काम नहीं चलता आजकल, तो 10 गिग वाले लिंक्स को यूज करके हम राउटर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, प्रोडक्शन में अब जब भी आप दो नेटवर्क डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करते हैं, जैसे दो राउटर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए या राउटर को स्विच से इंटरकनेक्ट करने के लिए, आज के टाइम में ज्यादातर जगहों पे आप 10 गिग वाला इंटरफेस यूज करते हैं। in maximum cases, at maximum occasions you will be using 10 gig interfaces। हाँ, कहीं पे अगर पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओल्ड इंफ्रा है, तो हो सकता है वहां पे you may get old devices which are supporting only 100 meg, right। तो अगर 100 meg ही supported है तो फिर तो 100 meg ही यूज करना पड़ेगा ना आपको, you don't have any other alternatives। बट आज के इंफ्रा, आजकल जब हम इंफ्रा बिल्ड करते हैं, एक नया इंफ्रा बिल्ड करते हैं, तो ध्यान रखना डिवाइसेस को, जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं आपकी, लाइक राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए इन मोस्ट केसेस वी आर यूजिंग 10 गिग इंटरफेसेस, ठीक है। तो हम 10 गिग यूज कर रहे हैं आज के टाइम में। तो आप यहाँ पे खैर, अब यहाँ पे 10 गिग है या 100 Mbps है, दैट डज नॉट रियली मैटर फॉर अस, क्योंकि हमें तो डेटा फ्लो समझना है, पैकेट फ्लो समझना है यहाँ पे।
तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला सबनेट है 2.1 और 2.2/30 पे दिया हुआ आईपीज R1 और R2 पे, और R1 के लेन में है आपका 192.168.1.0/24 अगर आप देखोगे, और R2 के लेन में है 192.168.3.0/24। और यहाँ पे जो पीसी लगा हुआ है और एक गेटवे है, ये R1 गेटवे पे है 1.1 और उसका ये मैक एड्रेस है, और पीसी पे जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है दैट इज 1.2। इधर एक सर्वर लगा हुआ है जिसका आईपी एड्रेस है 3.2 और गेटवे पे रहेगा 3.1, और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे भी डिफाइंड है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफॉल्ट गेटवे भी है यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर, पीसी जो क्लाइंट पीसी है वहां पे भी और जो सामने सर्वर लगा हुआ है वहां पे भी डिफॉल्ट गेटवे क्या है, राउटर। ध्यान रखना डिफॉल्ट गेटवे हमेशा आपका राउटर होना चाहिए, बिकॉज राउटर ही जानता है कि अगर रिमोट नेटवर्क्स में जाना है तो हाउ कैन यू रीच एट द रिमोट नेटवर्क्स, सिर्फ राउटर्स जानते हैं। तो इसलिए राउटर शुड बी कॉन्फ़िगर्ड एज ए डिफॉल्ट गेटवे। जितने भी लेन यूजर्स होंगे ना इन सबका डिफॉल्ट गेटवे आपका राउटर ही रहने वाला है। ऐसे ही सर्वर जो राउटर 2 के पीछे अगर मल्टीपल सर्वर्स हैं, इन सभी सर्वर्स के लिए डिफॉल्ट गेटवे राउटर 2 का जो लेन फेसिंग इंटरफेस है वही आईपी एड्रेस रहेगा 3.1, तो वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। अब जब आप यहाँ पे पिंग कमांड दोगे PC1 पे, ध्यान रखना जब आप पिंग कमांड दोगे PC1 पे, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड में क्या ट्रिगर कर रहे हैं आप, ICMP। और आपको पता है कि जब आप पिंग कमांड यूज करेंगे तो ICMP प्रोटोकॉल को ये ट्रिगर करेगा, और ICMP सबसे पहले यहाँ पे इको रिक्वेस्ट क्रिएट करने वाला है, इको रिक्वेस्ट। इस इको रिक्वेस्ट को ये यहाँ पे क्रिएट करेगा, और इको रिक्वेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो इस इको रिक्वेस्ट को ICMP अपने हेडर से एनकैप्सुलेट करेगा। यहाँ पे इको रिक्वेस्ट क्या है, एक डमी डेटा है, यहाँ पे क्या है, ये डमी डेटा, इसको एनकैप्सुलेट करेगा ICMP। उसके बाद इसके ऊपर लगेगा IP हेडर, और उस IP हेडर में जो आपके PC का जो सोर्स IP एड्रेस रहेगा वो इस PC का IP एड्रेस रहेगा विच इज 192.168.1.2, और डेस्टिनेशन वो रहेगा जिसको आपने पिंग किया। लेट्स से आपने किसको पिंग किया, सर्वर को, विच वाज 3.2, तो वो डेस्टिनेशन IP लगेगा IP हेडर में। उसके बाद अब इसको इथरनेट एनकैप्सुलेट करेगा, क्योंकि OSI मॉडल को फॉलो करना इज मैंडेटरी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे OSI मॉडल का तो कुछ मतलब लेयर्स की अगर आप बात करोगे तो लेयर्स का कोई रोल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द प्रोटोकॉल। आपको पता है पिंग कमांड दोगे तो बैकएंड में ICMP काम करेगा, ICMP को रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, उसको एनकैप्सुलेट करेगा ICMP, एंड देन दैट वुड बी गिवन डायरेक्टली टू IP उसको एनकैप्सुलेट करेगा तो अपना हेडर लगाएगा, फिर उसको इथरनेट एनकैप्सुलेट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इथरनेट कनेक्शन आपने यूज किया हुआ है। तो इथरनेट हेडर लगेगा, इथरनेट वुड एनकैप्सुलेट दिस IP पैकेट, तो उसको क्या चाहिए यहाँ पे, सोर्स मैक, उसको क्या चाहिए यहाँ पे, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, तो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक के लिए ध्यान रखना जितने भी आपके PCs होते हैं, और मैं PCs की बात नहीं करूंगा आप यहाँ पे, खाली वो सभी डिवाइसेस जिसके पास इथरनेट इंटरफेस और उस इथरनेट इंटरफेस पे अगर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो सभी डिवाइसेस जिनके ऊपर इथरनेट इंटरफेस और उन इथरनेट इंटरफेस पे अगर IP कॉन्फ़िगर्ड है तो वो एक टेबल बनाएंगे जिसको हम कहते हैं ARP टेबल। क्या बोलते हैं इसको, ARP टेबल। उस ARP टेबल में ये देखेगा कि व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स IP। तो अपनी एंट्री तो यहाँ ARP टेबल में PC के ऊपर खुद से आई जाती है कि ये मैक एड्रेस है इस IP के लिए 1.2 के लिए, तो सोर्स मैक तो इसको मिल जाएगा ARP टेबल में। डेस्टिनेशन मैक के लिए देखेगा कि डेस्टिनेशन IP इज ऑन डिफरेंट सबनेट। अब क्योंकि डेस्टिनेशन IP इज ऑन डिफरेंट सबनेट, आप देख सकते हो 3.2 इज नॉट पार्ट ऑफ इट्स ओन रेंज, है ना। हमारे जो PC1 का रेंज निकल के आएगा इस सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग, तो डेस्टिनेशन IP उस रेंज में फॉल नहीं करता, तो ऑब्वियसली फिर ये किससे बात करेगा, डिफॉल्ट गेटवे से। तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस निकालेगा ARP टेबल से, जबकि डेस्टिनेशन IP 3.2 है तो 3.2 का मैक एड्रेस लुकअप नहीं करेगा ARP टेबल में, ये गेटवे का मैक एड्रेस लुकअप करेगा। अब या तो गेटवे का मैक एड्रेस ARP टेबल में होगा या नहीं होगा, तो ही चीजें हो सकती हैं कि इस PC की ARP टेबल में जो गेटवे है 1.1 का इसलिए मैक एड्रेस चाहिए बिकॉज डेस्टिनेशन IP इज ऑन डिफरेंट सबनेट 3.2, और अगर डिफरेंट सबनेट पे है आपका डेस्टिनेशन IP तो गेटवे को दोगे ना आप अपना डेटा, इसलिए मैक एड्रेस गेटवे का लगेगा एज ए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इथरनेट हेडर में। तो अब गेटवे का या तो मैक एड्रेस ARP टेबल में होगा या नहीं होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। तो अगर गेटवे का मैक एड्रेस ARP टेबल में नहीं है, मान लेते हैं कि गेटवे का मैक एड्रेस ARP टेबल में नहीं था PC1 के,
तो ये एनकैप्सुलेशन फेल हो जाएगी, इथरनेट एनकैप्सुलेशन। क्यों हुई फेल, बताइए क्यों हुई ये फेल? क्योंकि, अरे बता दीजिए, बिकॉज वी डू नॉट हैव डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन द एआरपी टेबल। तो ध्यान रखना पैकेट यहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं फिजिकल मीडिया पे। अब जब पीसी को लगेगा कि आई ड्रॉप्ड द पैकेट बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग द मैक एड्रेस ऑफ द गेटवे इन माय एआरपी टेबल, तो इमीडिएटली ना ये ट्रिगर करेगा एआरपी प्रोटोकॉल को, एआरपी जनरेट करेगा आर्प रिक्वेस्ट यहाँ पे, जो ब्रॉडकास्ट होगी किसके लिए, गेटवे के लिए। ये ब्रॉडकास्ट होगी तो एआरपी रिक्वेस्ट की एक कॉपी राउटर को यहां मिलेगी, और उस एआरपी रिक्वेस्ट में ये पूछ रहा होगा व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ 192.168.1.1। तो ये देखेगा टारगेट आईपी तो मेरा है आर्प रिक्वेस्ट में, मैं दिखाऊंगा वो ओपन करके आपको, पैकेट कैप्चर करके दिखाऊंगा ये सारी चीजें। फिर ये देखेगा अच्छा ये तो मेरे लिए रिक्वेस्ट आई है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एआरपी रिप्लाई देगा, और इस एआरपी रिप्लाई में जो इसका अपना मैक एड्रेस है ये दे देगा। अब जैसे ही एआरपी रिप्लाई देगा तो आर्प टेबल में अब 192.168.1.1 का भी मैक एड्रेस आ जाएगा, बन जाएगी एआरपी टेबल। आइडियली जब आप पिंग करते हो तो विंडोज में आपने देखा होगा इट सेंड्स द 4 पैकेट्स, और अगर सिस्को में पिंग करते हो तो 5 पैकेट वो सेंड करता है। तो मान लेते हैं विंडोज मशीन थी, तो यहाँ से 4 पैकेट जाते हैं, तो पहला पैकेट तो ड्रॉप हो गया, उसके बाद ये दूसरा पैकेट ऑटोमेटिकली, आपने देखा होगा जो रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है आईसीएमपी का, दैट इज ऑफ 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकंड के बाद दूसरा पैकेट फिर से जनरेट करेगा डमी डेटा, आईसीएमपी इनकैप्सुलेट करेगा, फिर आईपी हेडर से इनकैप्सुलेशन होगी, और फिर इथरनेट इनकैप्सुलेशन होगी। तो इस बार तो इसको सोर्स मैक और गेटवे का मैक एड्रेस दोनों मिल जाएंगे, तो इनकैप्सुलेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रेम जाएगा इस स्विच के पास। स्विच, अब यहाँ पे ये राउटिंग टेबल नहीं है, लेयर 2 स्विच है, तो ये तो मैक एड्रेस टेबल को लुकअप करेगा, और मैक एड्रेस टेबल में या तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा या नहीं होगा, अगर है तो यूनिकास्ट करेगा स्विच, और अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैक टेबल में नहीं है तो फ्लड करेगा। इन एनी केस आपका फ्रेम राउटर को 0/0 पे रिसीव होगा। अब जब ये राउटर 0/0 पे आपके फ्रेम को रिसीव करेगा, क्योंकि इथरनेट फ्रेम आया इसके पास, तो सबसे पहले ये इथरनेट हेडर को ओपन करेगा, उसमें जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है उस मैक एड्रेस को ये अपने इंटरफेस के मैक एड्रेस से मैच कराएगा। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को अपने उस इंटरफेस, मतलब 0/0 का जो मैक एड्रेस इसका, जिस इंटरफेस पे इसने फ्रेम को रिसीव किया, उस इंटरफेस के मैक एड्रेस से मैच कराएगा। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ द रिसीव्ड फ्रेम एंड द मैक एड्रेस ऑफ द रिसीविंग इंटरफेस मस्ट बी सेम। अगर यहाँ पे ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस इंटरफेस के अपने मैक एड्रेस से मैच नहीं होता है तो भी ये फ्रेम डिस्कार्ड होगा। ध्यान रखना, जब भी राउटर एक फ्रेम रिसीव करता है, मतलब पैकेट रिसीव करता है, तो सबसे पहले वो लेयर 2 के ऊपर, मतलब जो डेटा लिंक लेयर है, वहां पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को मैच कराता है अपने इंटरफेस के मैक एड्रेस से। या तो मैच होगा वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसके अपने रिसीविंग इंटरफेस के मैक एड्रेस से, या मैच नहीं होगा। मैच नहीं होगा तो पैकेट को, ध्यान रखना, यहीं पे ये डिस्कार्ड कर देगा। यही रीजन है कि आपने यहाँ पे गेटवे का मैक एड्रेस लगाया था एज ए डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर आप गेटवे का नहीं लगाओगे ना, मान लीजिए किसी तरीके से आपने, लेट्स से यू अरेंज्ड द मैक एड्रेस डायरेक्टली ऑफ 3.2 जो सर्वर का मैक एड्रेस, और वो लगा के आपने राउटर को दे दिया, राउटर डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके रिसीविंग इंटरफेस के मैक एड्रेस से मैच होना चाहिए। इफ इट डजंट मैच तो ड्रॉप करेगा। तो मैच करेगा क्योंकि गेटवे का ही मैक एड्रेस लगा के दिया आपने, तो ये मैच कर गया, तो अब लेयर 2 हेडर को रिमूव कर देगा ये, क्योंकि राउटर है, राइट। और अब लेयर 3 हेडर को ओपन करेगा, आईपी हेडर को, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसके लिए लुकअप करेगा राउटिंग टेबल को। लेट से राउटिंग टेबल में लुकअप करने के बाद इसको समझ में आया कि ये सीरियल 1/1 से निकलना है और 2.2 को देना है। अब सीरियल इंटरफेस पे जो डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन होती है ना, दैट इज एचडीएलसी। यहाँ इथरनेट नहीं चलता, या तो एचडीएलसी रहेगा यहाँ पे, या फिर ट्रिपल-पी आपको देखने को मिलेगा। आपने सुना होगा इस सीसीएनए में कहीं तो ये प्रोटोकॉल्स, एचडीएलसी मिलेगा देखने को, या फिर क्या मिलेगा, ट्रिपल-पी। बाय डिफॉल्ट एचडीएलसी चल रहा होता है यहाँ पे। फ्रेम रिले भी देखने को मिल सकता है, बट अब वो सब हम यूज नहीं करते, तभी मैं बोल रहा हूँ ये यूज ही नहीं होता। बट अगर लेट्स से एचडीएलसी है तो इस केस में क्या करेगा, जब इसने लुकअप किया तो वापस से लेयर 2 हेडर लगाएगा, क्योंकि ओएसआई मॉडल तो फॉलो करना पड़ेगा। बट इस बार लेयर 2 पे एचडीएलसी हेडर लगेगा, ना कि इथरनेट हेडर, और यहाँ पे कोई मैक एड्रेसेस नहीं होते हैं, ये ध्यान रख लेना। और ये एक पॉइंट टू पॉइंट सर्किट है, खाली एचडीएलसी का हेडर लगाएगा और फ्रेम यहाँ पे प्लेस कर देगा, फाइनली यहाँ पे आएगा। ये एचडीएलसी हेडर को रिमूव करेगा और कोई मैक एड्रेस मैच नहीं होगा, क्योंकि सीरियल इंटरफेस में मैक एड्रेस होता ही नहीं है। तो इस एचडीएलसी हेडर को रिमूव कर देगा, लेयर 2 हेडर को, फिर से आईपी पैकेट ओपन करेगा ये, और उसमें डेस्टिनेशन आईपी के लिए लुकअप करेगा। इसको समझ में आएगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू फास्ट इथरनेट इंटरफेस 0/0, और ये फिर से इथरनेट इंटरफेस है। तो अब इसको समझ में आ गया कि अगर डेस्टिनेशन पे जाना है तो ये इंटरफेस से जाना होगा। अब लोकल एड्रेस से भी मैच नहीं कर रहा है,
लोकल एड्रेस नहीं है इसका, ये 3.2 3.1 इसका लोकल एड्रेस है। तो अगर लोकल एड्रेस से मैच हो जाता तो फिर तो ये यहीं पे एक्सेप्ट कर लेता इंटरफेस पे और यहीं से रिस्पॉन्स देता इसका कंट्रोल प्लेन राउटर का, ठीक है। बट क्योंकि पैकेट आगे फॉरवर्ड होना है, लोकल एड्रेस से मैच नहीं हुआ, तो 3.2 के लिए ये यहां से आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करने वाला है फिर से। आई मीन ऑब्वियसली लुकअप किया आर्प रिक्वेस्ट, वो भी डिपेंड, खैर जरूरी नहीं है कि आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करे, क्योंकि हो सकता है एआरपी टेबल में 3.2 का मैक एड्रेस ऑलरेडी हो एआरपी टेबल में। राउटर भी एआरपी टेबल बनाता है, ध्यान रखना। पीसी जिसके ऊपर इथरनेट इंटरफेस होता है और आईपी एड्रेस भी देते हो आप, ये एआरपी टेबल बनाता है। राउटर के ऊपर अगर इथरनेट इंटरफेस है और आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो एआरपी टेबल बनाएगा। फायरवॉल इथरनेट इंटरफेस है, आईपी एड्रेस दिया हुआ है, एआरपी टेबल बनाएगा। लोड बैलेंसर एआरपी टेबल बनाएगा अगर इथरनेट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है तो। व्हाट अबाउट स्विच? देखिए अगर स्विच के ऊपर आपने इथरनेट इंटरफेस है आपका और उस पर आईपी एड्रेस दिया तो एआरपी टेबल बनेगी। बट मान लीजिए लेयर टू स्विच है और आईपी एड्रेस दिया ही नहीं, तो एआरपी टेबल नहीं होगी, यहाँ पे आर्प टेबल नहीं बनाएगा फिर ये डिवाइस। तो जरूरी नहीं होता कि स्विच के ऊपर एआरपी टेबल बने, ध्यान रखना इस चीज को। जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जहां पे आईपी एड्रेस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस रहेगा वो एंट्रीज होती हैं उसमें, तो जरूरी नहीं है कि आपके लेयर टू स्विच पे एआरपी टेबल बने। ध्यान रखना लेयर टू स्विच पे तभी एआरपी टेबल बिल्ड होगी अगर यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस एलोकेट किया होगा तो। और आपको याद होगा कि लेयर टू स्विच पे भी हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, एटलीस्ट मैनेजमेंट आईपी तो दे ही सकते हैं ना। तो अगर आईपी एड्रेस दिया, भले ही वो मैनेजमेंट आईपी है, तो भी ये एआरपी टेबल बनाएगा। तो एआरपी टेबल उन सभी डिवाइसेस पे होती है जिन डिवाइसेस के ऊपर आपका इथरनेट इंटरफेस रहेगा, प्लस उस इथरनेट इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली इथरनेट इंटरफेस है तो एआरपी टेबल बनेगा ही बनेगा, नहीं। इथरनेट इंटरफेस होने के साथ साथ उसके ऊपर आईपी एड्रेस भी होना चाहिए। सो दैट्स समथिंग दैट यू मस्ट ऑलवेज कीप इन योर माइंड। तो यहां से ये पैकेट निकाल देगा और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एआरपी टेबल में नहीं होगा तो पैकेट डिस्कार्ड होगा। तो दो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएंगे, एक सोर्स पे हो गया फिर एक यहाँ पे हो गया, अगर एआरपी टेबल पहले से अपडेटेड नहीं थी। लेकिन थर्ड पैकेट भी भेजता, क्योंकि टोटल 4 पैकेट जनरेट करता है जब आप एक बार पिंग कमांड देते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे सीएमडी में आप जाएंगे ना अपनी मशीन पे, आप जाइए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे कमांड देते हैं पिंग www.google.com, तो 4 टाइम्स पैकेट सेंड करेगा। देखिए 1 2 3 and 4 एंड दैट्स ऑल। बस टोटल 4 पैकेट्स गए, आप देख सकते हो, सेंट 4 रिसीव्ड 4। बट अगर आप राउटर पे पिंग कमांड देते हो किसी, तो वहां से 5 पैकेट्स आते हैं। आपको दिखा देता हूँ वो भी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पिंग किया 2.2.2 को, तो आपने देखा टोटल 5 पैकेट्स इसने सेंड किए। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप उबंटू पे पिंग लगाएंगे ना, तो वो तब तक पिंग करता रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे। आपको कंट्रोल सी कैंसिल करना पड़ता है ना, पिंग को रोकना पड़ता है, नहीं तो वो पिंग करता ही रहता है। बट बाय डिफॉल्ट विंडोज में 4 पैकेट्स आते हैं और सिस्को आईओएस के अंदर बाय डिफॉल्ट 5 पैकेट्स आते हैं। आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। तो यही मैं समझा रहा था आपको। तो फाइनली पैकेट आपका अब जब राउटर 2 पे लुकअप हुआ कि यहां से जाना है, तो वापस से लेयर 2 हेडर लगाएगा। अब उसमें ध्यान रखना, जब भी एक राउटर एक पैकेट को आगे मूव करता है तो आईपी हेडर में कुछ चेंजेस होंगे। ऐसा नहीं कि आईपी हेडर में चेंज नहीं होगा। हाँ, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी वुड रिमेन सेम। आपका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी तो वही रहने वाला है जो था, अनलेस यू फाउंड सम सॉर्ट ऑफ नेट कॉन्फ़िगर्ड। अगर नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ फिर तो आईपी भी चेंज हो जाएंगे ना। अगर नेट कॉन्फ़िगर्ड है आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो फिर तो आपका सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी भी चेंज हो सकता है। बट अगर नेट नहीं है तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी वुड ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। बट कुछ चीजें हैं, जैसे टीटीएल में हमेशा डिक्रीमेंट होगा, राउटर हमेशा डिक्रीमेंट करेगा इसमें। तो जो भी टीटीएल वैल्यू के साथ इसको आईपी पैकेट रिसीव हुआ था उसके टीटीएल में ये डिक्रीमेंट करेगा। और ये आईपी हेडर आपको याद होगा सीसीएनए से। आईपी हेडर के अंदर एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं टीटीएल फील्ड, टोटल टाइम टू लीव, राइट। तो टीटीएल में डिक्रीमेंट करेगा और पैकेट आगे फॉरवर्ड करेगा। अब ध्यान रखना, अगर आईपी हेडर में टीटीएल डिक्रीमेंट होता है ना, तो जो उसका हेडर चेकसम है, ठीक है, जो उसका हेडर चेकसम है वो भी रिकैलकुलेट होगा। यहाँ पे हेडर चेकसम भी क्या होगा, रिकैलकुलेट। तो हेडर चेकसम भी यहाँ पे हमेशा रिकैलकुलेट होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर आईपी हेडर में टीटीएल डिक्रीमेंट हुआ है, any questions, concerns?
Okay. So from this PC, we have communicated with this server, right? तो this is how the packet will arrive at server 1. और उसके बाद ऑब्वियसली जब किसी को यहाँ पे पैकेट रिसीव होगा, सर्वर को भी मान लेते हैं, इनफैक्ट आपके लैपटॉप में भी ऐसा ही होता है। तो जब यहाँ पे एक पैकेट रिसीव होगा, मान लेते हैं कि एक पैकेट रिसीव हुआ सर्वर 1 पे, सर्वर 1 के ऊपर पैकेट रिसीव करके सबसे पहले पैकेट क्या, सबसे पहले तो फ्रेम रिसीव होगा ना इसको, तो यहाँ पे भी ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच कराएगा। ध्यान रखना, जब भी इसको एक फ्रेम रिसीव होगा यहाँ पे, क्योंकि पहले तो लेयर 2 पे ही आएगा ना, पहले लेयर 1 पे आएगा, लेयर 1 से वो लेयर 2 पे जाएगा, तो लेयर 1 पे तो वो फिजिकल मीडिया पे रहेगा, और ऑब्वियसली या तो वो लाइट के फॉर्म में आएगा अगर फाइबर ऑप्टिक केबल है, वैसे आइडियली यहाँ पे कॉपर वायर ही हम यूज कर रहे होते हैं, वैसे सर्वर्स पे फाइबर भी यूज होती है डेटा सेंटर्स के अंदर, बट लेट्स से आप कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, तो फिजिकल लेयर पे तो वो करंट के फॉर्म में ही रहेगा डेटा, बट देन फाइनली एट डेटा लिंक लेयर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम, और फ्रेम में क्या रहेगा, इथरनेट हेडर। तो सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, जो रिसीव्ड फ्रेम है उसके इथरनेट हेडर को ओपन करेगा, और उसमें जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आया उसको अपने मैक एड्रेस से मैच कराएगा, एंड दैट मस्ट बी सेम। ध्यान रखना, अगर कोई फ्रेम रिसीव होता है, इनफैक्ट आपके लैपटॉप में भी ऐसा ही होगा, आपके लैपटॉप को अगर एक फ्रेम मिलता है ना यहाँ पे, तो उसका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो आपके मैक एड्रेस से मैच होना कंपलसरी है, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो तब एक्सेप्ट करेगा अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका ऑल एफ ब्रॉडकास्टेड फ्रेम हो। अगर आपका फ्रेम ब्रॉडकास्टेड है, ब्रॉडकास्टेड फ्रेम का मतलब होता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, ऑल एफ। ध्यान रखना, जो लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, एक होता है लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक होता है लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है ऑल एफ, राइट, ऑल एफ, मतलब ये आ जाएगा आपका ये ऑल एफ, दैट इज ए लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और अगर लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात करोगे तो एक तो ये होता है ग्लोबल लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एक तो ये होता है, ठीक है, और दूसरा होता है हर एक सबनेट में आपने देखा होगा जो फर्स्ट आईपी एड्रेस रहेगा रेंज का, दैट इज नेटवर्क आईडी, और लास्ट आईपी एड्रेस को क्या बोलते हैं हम, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, याद आया। बट ये लेयर 3 ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस और ये लेयर 2 ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो अगर ब्रॉडकास्टेड फ्रेम है तो एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर यूनिकास्टेड फ्रेम है तो फिर उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके मैक एड्रेस से मैच होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी मल्टीकास्ट भी आएगा, तो मल्टीकास्ट के केस में ये देखेगा सर्वर क्या मैं उस ग्रुप का मेंबर हूं, जिस ग्रुप, क्योंकि अगर मल्टीकास्टेड फ्रेम है तो उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी मल्टीकास्ट मैक एड्रेस रहेगा, तो ये देखेगा कि क्या मैं इस मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए, मैक एड्रेस के लिए फ्रेम एक्सेप्ट कर रहा हूं, और वो इसको कैसे पता रहेगा, इफ इट इज ए ग्रुप मेंबर। ठीक है, अब ग्रुप मेंबर क्या होता है वो आपको नहीं आइडिया, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि जब भी एक फ्रेम आएगा तो वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अपने मैक एड्रेस से मैच कराएगा, स्पेशली यूनिकास्ट के केस में। अगर मैच नहीं किया तो डिस्कार्ड करेगा फ्रेम को यहाँ पे। अब मैच तो होगा 100%, क्योंकि राउटर जब आगे इस फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा ना, तो इथरनेट एनकैप्सुलेशन करेगा इस इंटरफेस से डेटा ट्रांसमिट करने से पहले, तो उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये डेस्टिनेशन आईपी का जो मैक एड्रेस होगा 3.2 का, वो मैक एड्रेस या तो इसके एआरपी टेबल में पहले से होगा, नहीं है तो एआरपी प्रोसेस परफॉर्म करेगा यहाँ पे। फाइनली इट विल गेट द मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन आईपी 3.2, और वही मैक एड्रेस फ्रेम में लगा करके आगे फ्रेम ये सेंड करेगा, तो मैच हो जाएगा। फिर ये लेयर 2 को डिकैप्सुलेट करेगा, हटा देगा उस हेडर को, लेयर 3 हेडर को ओपन करेगा, उसमें निकलेगा सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। तो ये डेस्टिनेशन आईपी को देखेगा, क्या डेस्टिनेशन आईपी मेरे आईपी एड्रेस से मैच होता है, इफ यस देन एक्सेप्ट द पैकेट, इफ नॉट देन ड्रॉप द पैकेट, डिस्कार्ड द पैकेट, डिस्कार्ड कर देगा यहीं पे। अब अगर डेस्टिनेशन आईपी भी मैच किया, जो करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे पैकेट तभी जाएगा अगर डेस्टिनेशन आईपी ये सेम होगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा। अब ये देखेगा आईपी हेडर में ना एक प्रोटोकॉल फील्ड होती है, तो उसमें निकलेगा 1 का मतलब होगा आईसीएमपी यहाँ पे, क्योंकि आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर 1 होता है। तो पीसी ने जब सेंड किया ना आईपी पैकेट, तो उस केस में प्रोटोकॉल नंबर 1 था, प्रोटोकॉल नंबर 1 था, राइट। तो ऑब्वियसली इसको समझ में आएगा कि अब मुझे ये आईसीएमपी को देना है, आईसीएमपी उसको ओपन करेगा तो उसमें देखेगा कि अच्छा ये तो इको रिक्वेस्ट आया है, इको रिक्वेस्ट आया तो इको रिप्लाई भी देगा। अब बाय डिफॉल्ट आपके जो डिवाइसेस होते हैं ना, चाहे कोई भी डिवाइस ले लीजिए, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स, है ना, राउटर, स्विचेस, जब भी किसी डिवाइस को इको रिक्वेस्ट मिलता है तो बाय डिफॉल्ट वो इको रिप्लाई देंगे। ध्यान रखना, अगर किसी भी डिवाइस को क्या मिलता है, इको रिक्वेस्ट, तो वो इको रिप्लाई बाय डिफॉल्ट करेगा, आपको उसके लिए कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर इको रिक्वेस्ट मिला तो रिप्लाई देगा। तो यहाँ पे इको रिक्वेस्ट मिला इसको,
अब ये इको रिप्लाई सेंड करेगा यहाँ पे। इको रिप्लाई को, ये भी डमी डेटा होता है इको रिप्लाई में भी, ये डमी डेटा रहेगा। फिर आईसीएमपी उसको इनकैप्सुलेट करेगा, फिर उसको आईपी इनकैप्सुलेट करेगा, फिर उसको इथरनेट इनकैप्सुलेट करेगा और वापस से यहाँ पे आ जाएगा। अब अच्छा, इस बार ध्यान रखना, इको रिप्लाई में सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपीज क्या हो जाएंगे आपके, फ्लैप हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। मतलब फ्लिप क्यों होंगे? अब सोर्स क्या हो जाएगा, सर्वर 1 का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा, क्लाइंट का आईपी एड्रेस। और ऐसे ही अगर मैक इथरनेट हेडर की बात करोगे तो सोर्स मैक एड्रेस सर्वर 1 का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस गेटवे का मैक एड्रेस विच इज राउटर 2। तो फ्रेम यहाँ पे आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच कराएगा, मैच हो गया तो उसको डिकैप्सुलेट करेगा, फिर आईपी हेडर को ओपन करेगा, आईपी डेस्टिनेशन आईपी के लिए लुकअप कराएगा और लुकअप में इसको मिल जाएगा कि यहां से जाना है सीरियल इंटरफेस से, तो टीटीएल डिक्रीमेंट करेगा, हेडर चेकसम को रिकैलकुलेट कराएगा और एचडीएलसी से इनकैप्सुलेट करके, क्योंकि हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एचडीएलसी चला हुआ है, तो एचडीएलसी से इनकैप्सुलेट करके सीरियल से निकाल देगा। यहाँ पैकेट रिसीव होगा, कोई मैक एड्रेस नहीं होता, ध्यान रखना सीरियल इंटरफेसिस पे, तो यहाँ पे कोई एआरपी प्रोसेस या फिर बैक एड्रेस को मैच कराना वो सब प्रोसेस नहीं होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट सर्किट है आपका, इधर से सेंड करोगे इधर रिसीव होगा, तो बीच में कोई लेयर 2 डिवाइस नहीं है कि उसको मैक एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट हो, दैट्स दैट। तो आगे देखोगे यही सब प्रोसेस है। आप देखोगे यहाँ पे पिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस आईसीएमपी फॉर इट्स ऑपरेशंस। व्हेन वी पिंग फ्रॉम पीसी1 टू सर्वर 1, पिंग प्रोसेस एट पीसी1 विल कंस्ट्रक्ट आईसीएमपी को रिक्वेस्ट पैकेट एंड सेंड इट टू लोअर लेयर फर्दर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ध्यान रखना, जो आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट होता है ना, इको रिक्वेस्ट में टाइप 0 रहेगा हमेशा, आईसीएमपी का टाइप होता है। तो अगर आईसीएमपी टाइप 0 इज फॉर इको रिप्लाई, जबकि टाइप 8 होता है फॉर इको रिक्वेस्ट, तो जो क्लाइंट होगा जब वो इको रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो आईसीएमपी हेडर में एक टाइप रहेगा, टाइप 8 रहेगा इको रिक्वेस्ट के अंदर, राइट। और अगर ये इको रिप्लाई है तो उसमें टाइप 0 रहेगा, ये आईसीएमपी हेडर के अंदर होता है। फिर कोड भी होता है, तो कोड इंफॉर्मेशन भी रहेगी इसमें। तो IPv4 हेडर, ऑब्वियसली IPv4 हेडर की या IPv6 हेडर की बात करेंगे अगर आप, जो जब आप आईपी इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हेडर ही लगता है ना, या तो IPv4 हेडर लगेगा या फिर IPv6 हेडर लगेगा। याद होगा थोड़ा सा CCNA से आपको वो इनकैप्सुलेशन। तो मैंने अभी भी बताया था आपको कि आईसीएमपी का एक आईपी प्रोटोकॉल नंबर होता है। क्या होता है? आईपी प्रोटोकॉल नंबर, आपको याद होगा CCNA से। और आपको पता है जो भी प्रोटोकॉल, जो जितने भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, प्रोटोकॉल है जिनका आईपी प्रोटोकॉल नंबर होता है, वो डायरेक्टली आईपी से इंटरेक्ट करते हैं। तो आईसीएमपी अपना पेलोड हमेशा आईपी को देगा डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि इसका आईपी प्रोटोकॉल नंबर 1 होता है। बट अगर आप बात करेंगे जैसे एचटीटीपी का प्रोटोकॉल नंबर नहीं होता, एचटीटीपी का होता है पोर्ट नंबर, और वो होता है टीसीपी पोर्ट 80, तो एचटीटीपी हमेशा टीसीपी को देगा। लेकिन टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर होता है 6, तो टीसीपी हमेशा आईपी को देगा। तो अगर किसी भी एप्लीकेशन का डायरेक्टली क्या होता है, प्रोटोकॉल नंबर आपके 0 से 255 के बीच में होते हैं, याद होगा आपको CCNA से, और अगर नहीं है तो रिवाइज कीजिए प्लीज इसको। और ये प्रोटोकॉल नंबर आईपी हेडर में मेंशन्ड होता है, तो जो सेंडर होगा ना उसको पता होता है कि किस प्रोटोकॉल से, किस एप्लीकेशन से उसको डेटा मिला। जैसे मान लीजिए आईसीएमपी ने आईपी को दिया, तो आईपी हेडर में क्या लग के जाएगा, प्रोटोकॉल फील्ड में, प्रोटोकॉल नंबर में 1। और अगर यहीं पे ओएसपीएफ देगा आईपी को, तो उसमें क्या लग के जाएगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे 88 की 89 लग के जाएगा। EIGRP के लिए 88 होता है। फिर अगर यहाँ पे मान लीजिए टीसीपी देगा तो आईपी हेडर में क्या लग के जाएगा 6। अगर यूडीपी देगा तो यूडीपी के लिए आईपी प्रोटोकॉल नंबर होता है 17। तो आईपी हेडर के अंदर जो प्रोटोकॉल नंबर होगा वो डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन से उसको डेटा रिसीव हुआ। टीसीपी से मिला तो ऑब्वियसली आईपी हेडर में 6 जाएगा, यूडीपी से मिला तो 17 जाएगा, EIGRP से मिला तो 88, OSPF से 89, GRE से मिला तो 47, ESP से मिला तो 50, ICMP से मिला तो 1, IGMP से मिला तो 2। तो देयर आर मेनी प्रोटोकॉल्स जो डायरेक्टली आईपी से इंटरेक्ट करते हैं, बीच में टीसीपी यूडीपी नहीं होता। जैसे ICMP इज वन ऑफ दैम। जब भी ICMP की बात करोगे तो ICMP डायरेक्टली बात करता है किससे, आईपी से, इसमें बीच में टीसीपी या यूडीपी नहीं आता है। तो अब यहाँ पे OSI लेयर क्या ही स्टडी करोगे आप, OSI लेयर्स इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल, या फिर उनको हम एक लॉजिकल थिंग मानते हैं। द लेयर्स आर लॉजिकल, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रोटोकॉल हु इज परफॉर्मिंग फॉर यू। तो आईपी में IPv4 हेडर लगता है, IPv6 हेडर, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल स्टैक यूज कर रहे हैं, IPv4 TCP IPv4 या TCP IPv6। तो V4 में V4 हेडर लगेगा, और V4 हेडर में एक तो वर्जन होता है, टोटल लेंथ जाता है, TTL लग के जाता है, प्रोटोकॉल नंबर, हेडर चेकसम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, तो ये सब किसका पार्ट होता है, IPv4 हेडर का। तो आईसीएमपी को इनकैप्सुलेट करता है आईपी, ये देखिए। तो पहले आईसीएमपी किसको इनकैप्सुलेट करता है, इको रिक्वेस्ट को। तो इको रिक्वेस्ट को कौन इनकैप्सुलेट करेगा, आईसीएमपी। और आईसीएमपी को कौन इनकैप्सुलेट करेगा, आईपी हेडर। और वो देख भी सकते हो आप कैसे,
मेरे पास एक टोपोलॉजी मैंने अभी ओपन करके दिखाया था ना आपको, ये टोपोलॉजी है। तो मैं यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, राउटर 1 से मैं पिंग कर सकता हूँ राउटर 2 के लूप बैक को। राउटर 2 पे एक लूप बैक है यहाँ पे, तो मैं पिंग कर सकता हूँ 2.2.2 को ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कैप्चर लगा देता हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ ईसीएमपी में कैसे इनकैप्सुलेशन हो रही होती है। अब यहाँ पे पिंग कीजिए आप, तो यहाँ ये पिंग वाला डेटा दिख जाएगा आपको। स्टॉप कीजिए। ये जो इको रिक्वेस्ट देखिए, इको रिक्वेस्ट को अगर आप ओपन करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आईसीएमपी है, आप देख सकते हो। तो आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पे। अब ये इको रिक्वेस्ट है, क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी दिखा दूंगा इसको ओपन करके। आईसीएमपी ने किसको दिया अपना पेलोड, आईपी को। आईपी ने किसको दिया, इथरनेट कोड। फाइनली वो किस पे, वायर पे। समझ आया। तो अगर आप यहाँ पे आईसीएमपी को ओपन करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर टाइप 8 है, जो कि इको रिक्वेस्ट के लिए होता है, और कोड 0 रहेगा इको रिक्वेस्ट में। और ये डमी डेटा है यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज योर डमी डेटा। तो आईसीएमपी डमी डेटा, और डमी डेटा को इनकैप्सुलेट किसने किया, आईसीएमपी ने। तो ये आईसीएमपी हेडर है यहाँ पे। ये जो ये डेटा हो गया, देखो ये डेटा है आपका, एंड दिस इज योर आईसीएमपी हेडर, जिसमें आपका टाइप आ गया और कोड आ गया। और भी चीजें हैं, चेकसम है, आइडेंटिफायर है, वगैरह वगैरह, सीक्वेंस नंबर आईसीएमपी के अंदर वो भी है। बट दिस इज ऑल टुगेदर, दिस इज कॉल्ड आईसीएमपी हेडर, और ये नीचे डेटा है आपका। तो आईसीएमपी ने डेटा को इनकैप्सुलेट किया, और अब क्योंकि आईसीएमपी डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आईपी से, तो आईपी को दिया। लेकिन जब आप आईपी हेडर को ओपन करेंगे, देखिए प्रोटोकॉल नंबर में क्या लगाया इसने, 1, जिससे कि जब कोई रिसीवर रिसीव करेगा ना इस आईपी पैकेट को, तो प्रोटोकॉल फील्ड क्या निकलेगा, आईपी हेडर में 1। तो इसको समझ में आ जाएगा रिसीवर को कि अब इसको ये जो पेलोड है वो हैंडओवर करना आईसीएमपी को। तो रिसीवर को समझ में आ जाएगा ये प्रोटोकॉल फील्ड देख के कि नेक्स्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है, या नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सा है, किसको हैंडओवर करना है इस पेलोड का, राइट। तो अगर यहाँ पे प्रोटोकॉल फील्ड में 6 है, तो फिर रिसीवर एंड पे टीसीपी को जाएगा ये पेलोड। अगर यहाँ प्रोटोकॉल में 17 मिलता है तो यूडीपी को जाएगा। अगर यहाँ पे 88 मिलता है तो एचईआरपी को जाएगा। 89 मिलता है तो एसपीएफ को जाएगा। 1 मिलता है तो आईसीएमपी को जाएगा। 2 मिलता है तो आईजीएमपी को जाएगा। तो प्रोटोकॉल फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड आईपी हेडर। बाकी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी तो है ही, उसके अलावा यहाँ पे वर्जन है, हेडर लेंथ है, आपका डीएससीपी वैल्यू जिसको हम बोलते थे टॉस, टॉस है, टोटल लेंथ है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये फ्लैग्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 बिट्स है ना फ्लैग्स में, अगर देखोगे आप तो देयर आर 3 बिट्स, 3 बिट है। और जो फर्स्ट बिट है वो रिजर्व्ड बिट है, जो हम यूज नहीं करते, 0 रहती है बाय डिफॉल्ट। और जो सेकंड और थर्ड बिट है वो यूज होती है। तो जो सेकंड बिट है, अगर ये 0 और 1 दो वैल्यू हो सकती है इसकी। 0 है तो डीएफ ऑफ है, ये डीएफ होता है डोंट फ्रेगमेंट, तो ऑफ मतलब डीएफ बिट ऑन नहीं है। 1 होगा अगर ये, तो डीएफ बिट मतलब ऑन, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस पैकेट को फ्रेगमेंट नहीं कर सकते। फ्रेगमेंट का मीनिंग समझते होंगे आप, सीसीएनए सभी ने किया। फ्रेगमेंट का मतलब होता है एक बड़े आईपी पैकेट को स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड कर देना, तो वो नहीं कर सकते आप। और अगर फ्रेगमेंटेशन हुई है तो ऑब्वियसली रिसीवर को पता होना चाहिए कि अभी और भी फ्रेगमेंट आने बाकी है, या फिर पूरा सभी फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं। तो उसके लिए होता है एमएफ, मोर फ्रेगमेंट। तो अगर 0 है, 0 का मतलब होता है बस और कोई फ्रेगमेंट नहीं है। 1 है तो मतलब हाँ, यस देयर आर स्टिल सम मोर फ्रेगमेंट्स टू कम, या अभी वी आर रिसीवर मस्ट रिसीव, मस्ट वेट फॉर अदर फ्रेगमेंट्स टू कम इन। बट ये तभी होगा जब फ्रेगमेंटेशन होगी। तो बेसिकली ये फ्लैग्स जो हैं ये डिफाइन करता है कि फ्रेगमेंटेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। सो दैट्स ऑल अबाउट दी टीटीएल। तो टीटीएल 255 लग करके आया, तो 255 इसलिए लगा क्योंकि राउटर 1 ने ही तो ओरिजिनेट किया पैकेट। बट जब राउटर 2 उसको आगे लुकअप करके आगे फॉरवर्ड करेगा तो डिक्रीमेंट कर देगा, फिर 254 लग करके जाएगा, राइट। तो ये सब चीजें हैं। इथरनेट हेडर में देखोगे तो मेनली सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और टाइप लग करके जा रहा है। और ये लेयर 1 पे आपका फ्रेम है, तो इसमें देखोगे तो इनकैप्सुलेशन टाइप, इथरनेट, ये लेयर 1 फ्रेम है आपका। ये लेयर 1 पे आपको दिखाई देगा वायर के ऊपर, तो ये दिखाई देगा आपको यहाँ पे। सो दैट्स दैट। ये लेयर 1 वायर के ऊपर है आपका डेटा, और ये लेयर 2 आपका मतलब फ्रेम, ये लेयर 3 आईपी पैकेट, और ये आईसीएमपी आपका पेलोड हो गया। तो ये देख सकते हो आप अपने पैकेट कैप्चर्स में। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आईसीएमपी को रिक्वेस्ट था, अगर आप रिप्लाई को ओपन करेंगे ना तो रिप्लाई भी दिख जाएगा। देखिए इको रिप्लाई में टाइप क्या हो गया, 0। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिप्लाई आया कहाँ से, 2.2.2 से। किसके लिए, 1.1.1 के लिए। तो रिप्लाई खुद से आता है। क्या हमने बताया डिवाइस को कि रिप्लाई करना है आपको? नहीं, मैंने तो सिर्फ सोर्स को बताया कि इसको पिंग करके देखिए। तो एक डमी डेटा आपने सेंड किया, डमी डेटा आपका R1 से R2 पे गया और R2 से वापस R1 पे आ गया। तो डमी डेटा गया भी और आया भी। तो जब भी आप
जब भी आपका पिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होता है ना, तो ये वैलिडेट करता है कि यू हैव बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी। ये क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे कि आपके पास क्या है, बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि आप जा भी सकते हो उस डेस्टिनेशन पे और डेस्टिनेशन वापस हमारे यहाँ आ भी सकता है। जब आपका पिंग नहीं हो रहा होता ना, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी यू हैव गॉट ए यूनिडायरेक्शनल कनेक्टिविटी, कि आप एक साइड से तो जा पा रहे हैं दूसरे साइड में, बट वहां से वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो कई बार जरूरी नहीं होता जब आपका पिंग नहीं हो रहा है तो आप, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप जा नहीं सकते, हो सकता है जा रहे हो बट वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो कई बार पिंग नहीं होगा यूनिडायरेक्शनल, मतलब ऑब्वियसली इफ यू हैव गॉट यूनिडायरेक्शनल कनेक्टिविटी तो पिंग सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा। पिंग तभी सक्सेसफुली कंप्लीट होगा इस तरीके से, सक्सेस रेट 100% तभी आएगा इफ यू हैव गॉट बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी, कि आपका पैकेट जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है। एनी क्वेश्चंस? अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि काफी चीजें छोटी छोटी डिस्कस की हैं मैंने आप लोगों के साथ। बोलिए। सर चेकसम क्या है? हाँ जी, चेकसम क्या है आपने बोला ना अभी, ये वो हेडर मुझे समझ चेकसम में। जो हाँ आपने हाँ वही। सीसीएनए में स्टडी किया है, ये वही हेडर चेकसम है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है कि somebody altered your header or not। तो ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है हेडर चेकसम। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो हेडर चेकसम, ये रहा, ये 0xAA89, ठीक है। सो दैट्स द चेकसम वैल्यू दैट विल बी यूज्ड फॉर द वैलिडेशन ऑफ आईपी हेडर इफ इट वाज ऑल्टर्ड बाय एनीवन इन द ट्रांजिट। अगर ट्रांजिट में किसी ने हेडर को ऑल्टर किया तो वहां से आप आइडेंटिफाई करेंगे। दैट्स द रोल ऑफ हेडर चेकसम। ओके सर। तो क्लैरिटी मिली आपको? वापस आते हैं पीपीटी में, तो यही यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो वही मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया कि टाइप ऑफ सर्विस भी लग के जाता है लेयर 3 हेडर में, एंड आईपी पैकेट आपका लेयर 3 पे हम डेटा को आईपी पैकेट ही बोलते हैं। तो पिंग के केस में आईसीएमपी को इनकैप्सुलेट करेगा आईपी, और उसको बोलोगे आप आईपी पैकेट, और फिर वो डेटा लिंक लेयर को देगा और वहां पे इथरनेट हेडर लगेगा जिसको हम फ्रेम बोलेंगे। समझ आया? तो not that it is possible, it is also that it is also checked at the network layer that what is the next hop for this packet। वो राउटिंग टेबल में जब आप लुकअप करते हो तो नेक्स्ट हॉप तो निकल के आता ही है ना। डिपेंडिंग ऑन सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी इट कुड बी आइदर द डेस्टिनेशन और गेटवे। तो जब आप लुकअप करते हो राउटिंग टेबल में राउटर की, तो जो डेस्टिनेशन आईपी है वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकता है, और हो सकता है किसी दूसरे राउटर के पास जाना पड़े उसको। तो वो डिपेंड करेगा कि वेदर द सबनेट इज डायरेक्टली कनेक्टेड या फिर किसी दूसरे राउटर के थ्रू आपको जाना होगा। सो इफ सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी बिलोंग टू द सेम सबनेट, तो फिर वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन से बात करता है, फिर आप उसको गेटवे पे जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका डेस्टिनेशन आईपी डिफरेंट सबनेट को बिलोंग करता है, तो वो हमेशा किसके पास जाएगा फिर बताइए? गेटवे के पास। ये कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, याद आया? इफ डेस्टिनेशन आईपी इज ऑन कॉमन सबनेट, इज ऑन सेम सबनेट, तो वो डायरेक्टली बात करेगा डेस्टिनेशन से। इफ डेस्टिनेशन आईपी इज ऑन डिफरेंट सबनेट, तो फिर उसको किसकी जरूरत होगी? गेटवे, मतलब राउटर की। याद आया कुछ? कल भी बताया था आप लोगों को। इन आर केस, मतलब इस एग्जाम्पल में सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपीज वर ऑन डिफरेंट सबनेट्स, तो फिर वो गेटवे को देगा, राइट? तो मैंने वही बताया था आपको। तो फिर इथरनेट हेडर में जो डेस्टिनेशन एड्रेस लग के जाएगा वो गेटवे का एड्रेस लग के जाएगा। फिर उसके बाद जब वो लुकअप करेगा आगे, तो फिर उसको दिखा वहां पे सीरियल पे एसटीएलसी पीपीपी या फ्रेम रिले कोई तो यूज होगा, तो वो इथरनेट हेडर को तो रिमूव करेगा और उसकी जगह पे एसटीएलसी हेडर लगा देगा। फिर जो रिसीवर है वो एसटीएलसी को फिर से रिमूव करेगा और वापस से उसको क्या लगाना होगा? इथरनेट हेडर। और ये देखिए दैट्स द आईपी हेडर। तो लेयर 3 पे जब आप आईपी हेडर अटैच करते हो या आईपी एनकैप्सुलेशन होती है, तो आईपी एनकैप्सुलेशन के टाइम पे आप ये हेडर में ये सारी इंफॉर्मेशन अटैच होती है। वर्जन, इंटरनेट हेडर लेंथ, देन टॉस जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस में रहेगा, टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट, आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्लैग्स अभी बताया ना, डोंट फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ऑफसेट, टीटीएल, प्रोटोकॉल फील्ड, हेडर चेकसम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, एंड ऑप्शनल। अगर ये जो यहाँ पे 20 बाइट्स है ना, फर्स्ट 20 बाइट्स, दैट इज मिनिमम लेंथ ऑफ द आईपी हेडर, बट द लेंथ ऑफ द आईपी हेडर कैन गो अप टू 60 बाइट्स। तो मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर होता है आईपी हेडर, बट वो 60 बाइट्स तक जा सकता है अगर आपने आईपी ऑप्शंस को यूज किया, वेरिएबल को यूज किया। तो 20 बाइट्स का मिनिमम आईपी हेडर रहने वाला है, बाकी ये 60 बाइट्स तक जा सकता है। और हमेशा जब भी हेडर लेंथ इंक्रीज होगी ना, जो ये टोटल लेंथ है,
या हेडर लेंथ की बात करते हैं पहले। अगर हेडर लेंथ आपका इंक्रीज होगा ना तो वो 4 के इंक्रीमेंट्स में होगा कि 20 के बाद 24, 24 के बाद 28 या फिर 32 या फिर 36। ऐसा नहीं है कि 25 बाइट्स का हेडर हो गया या 26 बाइट्स का हेडर हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो वो हमेशा 4 के इंक्रीमेंट में ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट रो ऐड करोगे आप, और जब रो ऐड करोगे ना तो मिनिमम 4 बाइट्स का होता है। ये देख सकते हैं 0 से लेकर के आपका 31 तक जाएगा, मतलब टोटल 32 बिट्स ऐड करते हो जब भी आप ऐड करोगे।